अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगल वाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज़ आप कर रही हैं, मैं करूँ? कल मैंने कॉल जो है वो पढ़ा। क्या पढ़ा? कॉल और मोटे काफ से होता है कॉल। हाँ, तो मैंने क्या कहा है? कॉल। हाँ, कॉल। मेरी उर्दू बिल्कुल परफेक्ट है। ये तो हाँ, अंग्रेजी मेरी देखिए, बीच में पठान एस्पेक्ट लाना जरूरी है। हमारी नेटिव जो लैंग्वेज है उर्दू नहीं है, विच इज वाई किसी पठान की उर्दू अच्छी ना हो तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। वो सारे जितने भी रीजनल जो है लैंग्वेजेस हैं, सब अपने अपने जब अपना एक्सेंट है। मेमनों में भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल होता है। तो जो कॉल है वो ये है कि जब दुनिया आपके दिल में रह रही होती है, दुनिया दिल में रह रही है, हाँ, तो आप होते हैं बहुत गरीब। गरीब हो जाते मेरे दिल में है तो मैं गरीब हूँ। गरीब हो जाते हैं आप। हाँ। मतलब आप दुनिया की तगदौ में लगे हुए हैं, पैसा कमा रहे हैं, ख्वाहिशात हैं ख़त्म नहीं हो रही हैं। हाँ। और लोगों से तवक्कुआत हैं आपकी, आपसे लोगों की तवक्कुआत हैं। और जब दुनिया आपके दिल से निकल जाती है तो आप अमीर हो जाते हैं। ये क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बताने वाली बात है। क्या कह डाला, क्या कह डाला शिफा, क्या कह डाला। वाह वाह वाह। अब रिपीट करें, मैंने क्या कहा? दुनिया जब आपके दिल के अंदर होती है तो आप गरीब होते हैं। हाँ। लेकिन जब दुनिया आपके दिल के अंदर से निकल जाती है तो आप अमीर हो जाते हैं। वाह 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 वाह। किसका अखवाले ज़र्री है ये मुझे नहीं पता। मुझे तो कल अपना बना के आप इसको मार्केट में चला दें। अच्छा। और क्या, जिस चीज के बारे में ना पता हो उसको अपना करें और मार्केट में चला। अरे नहीं भाई, अगर कोई बात असल में वाकई कहीं मैंने भी की होगी तो मेरे दुश्मन इतने हैं कि अगर कहीं मैं कह दूंगी कि ये बात मेरी है तो वो कहेंगे आपने कब की थी, ये तो मैंने की थी। नहीं तो आपसे तो 5 मिनट पहले मैंने मैं खुद बताऊंगा कि भाई मेरे सामने खड़े होकर ये बात हुई है प्रोग्राम में। और आज की तारीख क्या है? देखिए, आज की तारीख है जुम्मतुल मुबारक 12 ज़िलक़द 2 जून के हिसाब से उस दिन ये बात हुई है और वक्त हुआ है 9:08। उस पर ये बात हुई है। मैं गवाही दूंगा शिफा। लेकिन बस ऐसे भी होते हैं कुछ अहमक दुश्मन के खामखा मेरे साथ दुश्मनी करके बैठ जाएंगे और फिर कहेंगे कि नहीं भाई आपने तो की नहीं थी, ये तो मैंने की थी, आपकी पैदाइश से पहले की थी मैंने। हो सकता है ये भी कहेंगे। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। देखिए, लिखाई तो मोर और लेस वही है ना। वो जो अहम शख्सियात रही हैं हमारे वक्तों में गुजरी हैं उनकी भी वो बातें तो वही हैं। अब उसको आप काफ का कुछ बना दें या हे को लगा के आगे पीछे कर दें, पे को पर कर दें, तो वो तो बात बदल तो नहीं जाएगी उससे। अहम शख्सियत जो बातें करती है, अहम शख्सियत ने बात की है, आप सुने और इस पर अमल करें। अगली जो अहम बात है उसकी तरफ हम जाते हैं बिल्कुल। और वो जाते हैं हम कहाँ पर? 60 सेकंड्स न्यूज़ की तरफ। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज तुर्किया रवाना होंगे। आइंदा बजट में महंगाई कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा। कौमी असम्बली में रुयत हिलाल बिल 2022 मंजूर। चांद की रुयत के हवाले से झूठी गवाही देने पर 3 साल कैद या 50,000 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की एहसन इकबाल से मुलाकात, मरदमशुमारी के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे पर काम शुरू करने के लिए सिंध हुकूमत ने एक बार फिर चीन से रुजू कर लिया। जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में पाकिस्तान को भारत के हाथों शिकस्त। उर्दून के वली अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला शादी के बंधन में बंध गए। फ्रांस में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए कैद और जुर्माने का कानून मंजूर। मसनूआत की तशहीर, जुए और किस्मत आजमाई के खेलों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुत्तहदा अरब अमीरात ने अपनी मईशत के इस्तेहकाम के लिए कंपनियों पर 9% कॉर्पोरेट टैक्स आयद करना शुरू कर दिया। और अमरीकी सदर जो बाइडन पर ज्यादती का इल्ज़ाम लगाने वाली अमरीकी खातून तारा रीड मॉस्को पहुंच गईं। रूस में शहरियत के लिए पुतिन को दरख्वास्त देंगी। न्यूज़ यानी कि 60 सेकंड के अंदर आपको पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है। और मैंने कहा था ना कि यही होगा, लेकिन कल मैंने बहुत सारी खबरों की पेशगोई कर दी थी। अच्छा, वो कौन सी? मुझे मान नहीं रहे थे लोग। कौन सी वाली? बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया के हॉकी मैच की। हाँ, कर दी थी मैंने पेशगोई। याद है मेरे प्रोड्यूसर? याद है? और सब यही कह रहे थे नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। मैं आई वाज नॉट प्रिवी टू दैट कन्वर्सेशन, तो मेरे लिए भी बताए ना कैसा। आदि तो आपको भी नहीं पता कि क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ। मैंने जिसके सामने पेशगोई की थी मैंने कहा जरा पहले चेक कर लो उसको याद है या नहीं। पाकिस्तान और भारत का हॉकी मैच जूनियर एशिया कप पाकिस्तान हार गया।
लेकिन फाइनल में पहुंचा, भाई बड़ी बात है। फाइनल में मैंने कह दिया था कि यार मुझे, और हॉकी के ऊपर तो कितनी हमारी तवज्जो है ये हम सभी जानते हैं, या क्रिकेट के अलावा किसी भी खेल पे कितनी तवज्जो है वो हम जानते हैं। तो उसके बावजूद अगर कोई फाइनल तक पहुंच जाए तो मेरा तो ख्याल है कि वही जीत कर आ गया है। बिल्कुल। तो बहरहाल खबरों की तरफ आते हैं, बताएं भाई डिटेल में क्या हो रहा है, माशरे में क्या हो रहा है शिफा, जो इस मुल्क में होती रही हैं और वो मेरे मुताबिक ठीक नहीं होती रही। जब एक अथॉरिटी को ये इख्तियार दे दिया गया और एक अथॉरिटी बन गई कि अब आपका फैसला है और कौम ने मानना है, तो फिर ये मंगलवाला और यूसुफ जई और आफरीदी और जट और बट, फिर इनकी औकात जो है वो कदरे कम हो जाती है। और इनकी औकात रहनी नहीं चाहिए क्योंकि हुकूमत ने एक अथॉरिटी बना दी, उसका काम है, दे विल डू इट। डू यू इफ यू वेदर यू लाइक द डिसीजन और उवैस वो क्या मंगलवाले असल में जो कहना था वो कह रहा पोपल जई बट जट नहीं, हर तरफ है, बहुत सारी जगहों पे। कश्मीर में अलग होगी, चांद ऊपर हाइट पे नजर आ गया भाई हमें, आप लोग नीचे रह रहे हैं आपको पता नहीं चला। तो इस किस्म की बहुत सारी चीजें हमने ज्यादा मशहूर तो पोपल जई साहब है ना, ज्यादा मशहूर। और अब हुआ ये है, और कुछ लोग वैसे इस फैसले को गलत करार दे रहे हैं, उनके मुताबिक कि आजादी होनी चाहिए, उनको नजर आ गया वो करें भाई ये वो, लेकिन मुझे फिर भी सऊदी अरब में जाके करें ना आजादी, फिर सऊदी अरब में तो खैर अलग ही सिस्टम है ना, लेकिन हमारे मुल्क में एक निजाम है, उस निजाम को माने। और हमारे यहाँ खुद भी निजाम को चलाने वाले उस निजाम की इम्प्लीमेंटेशन में भी कोई खास इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं, तो फिर लोग तो अपनी 2-2 ईंट की मस्जिद बनाएंगे ना भाई, 1.5 ईंट की। प्लीज महंगाई वैसे ही बड़ी, आप उसकी ईंटें बढ़ा रही हैं। अच्छा हुआ क्या है अब सुने, खास तौर पे सबके लिए है कि पाकिस्तान में हर साल रुयत हिलाल के मौका पर तनाज़ात पैदा होते रहे हैं, और इन तनाज़ात को ख़त्म करने के लिए कौमी असम्बली ने रुयत हिलाल बिल 2023 जो है वो मंजूर कर लिया है। बिल के मुताबिक 15 रुकनी वफाकी रुयत हिलाल कमेटी बनाई जाएगी जो चांद के नज़र आने के मुतल्लिक फैसला करेगी, और कमेटी में 4 सूबों से 2-2 जबकि इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से एक आलिम जो है वो शामिल होंगे। इस बिल की जो अहम बात है वो ये है कि चांद देखने की झूठी शहादत पर 3 साल कैद और 50,000 जुर्माने की सजा दी जाएगी। और चांद देखने के लिए कोई भी गैर सरकारी कमेटी नहीं बनाई जा सकेगी, इस पर तो शदीद पाबंदी है। इस तसव्वुर भी ना कीजिएगा, इस कमेटी में महकमा मौसमियात, वजारत मजहबी उमूर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पार्को की भी नुमाइंदगी जो है वो मौजूद होगी, और एक ही अथॉरिटी, यही अथॉरिटी उलमा कराम की जिसमें सारे सूबों की नुमाइंदगी शामिल है, वो ही फैसला करेंगे भाई चांद नजर आया नहीं आया। हाँ, उनको शहादतें मौसूल होने का जो अमल है वो गालिबन वैसा ही उसी किस्म का होगा। इस पूरे बिल के अंदर जो चीजें हैं ना बुनियादी तौर पर वो वही हैं जिस सिस्टम के तहत अभी हम चल रहे थे। अभी भी सुपार्को इन्वॉल्व होता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, रिलीजियस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, रुयत हिलाल कमेटी की कंप्रोमाइजेशन जो क्या वो कहते हैं कंपोजिशन जो है वो इसी तरीके की है, मुख्तलिफ जगहों से लोग हैं, कमेटियाँ बनी हुई है वो इसी तरीके से। लेकिन बुनियादी तौर पर जो चीज़ इसमें आई है जो कि कोई और कमेटी नहीं फंक्शन कर सकती, कोई और कमेटी नहीं बन सकती है, और आप जो अपनी तरफ से हर जगह से ऐलानात कर देते हैं वो नहीं होंगे, और अगर आपने इस तरह की कोई झूठी शहादत दी तो उसके ऊपर जुर्माना होगा और सजा होगी। सवाल ये है कि जहां पर ईद ही हो गई पहले और बड़ी तादाद में हो गई, मतलब समझ नहीं आया, मतलब ईद हो गई, हम पहले चांद का ऐलान होगा ना, चांद का ऐलान हुआ नहीं हुआ ना। कुछ लोग तो मैं वही कह रही हूँ कि इस मुल्क में बहुत सारी चीजें हैं जो कि ठीक नहीं है, और वो ठीक चांद का ऐलान करके ईद होगी ना। चांद का ऐलान ये कमेटी करेगी कि भाई कल चांद, फॉर एग्जांपल एक पूरी कम्युनिटी, एक पूरा सूबा ये कहता है हमने आज चांद देख लिया है। एक पूरा सूबा कभी भी नहीं कहता, नहीं मिसाल गलत है ना, ये मैं बता रहा हूँ, एक सूबा पूरा नहीं देखता, उस सूबे के कुछ लोग अनऑफिशियल कमेटी मेरा सवाल तो सुन ले मंगलवाला साहब, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर एक सूबे में ईद हो गई है यार तो क्या करेंगे? ईद हो गई है, बस कर ली है उधर लोगों ने, एक शहर में ईद कर ली है लोगों ने, कैसे कर ली है। अब ये चीज उसका करेंगे क्या? नहीं होगा क्या, देखो होगा क्या। पहले भी रुयत हिलाल कमेटी थी, वो दूसरी कमेटियां कैसे आई, कैसे बन गई हैं इस मुल्क में? इजाजत दी गई थी कि भाई हम वफाकी तौर पे अपनी बना रहे हैं, आप सूबों में अपनी बना लें, नहीं था ना ऐसा भी, तो बन गई, ऑटोमेटिकली पैदा हो गई कहीं से। तो ये भी प्लास्टिक बैन लगा था, वो क्या हुआ, प्लास्टिक बैन खुल गया। तो मेरा तो इम्प्लीमेंटेशन पे सवाल है कि ये कराएंगे कैसे? मुल्ला को अंदर करेंगे कि आओ भाई ना तुम जरा आओ ना जेल में बैठो, तुम 10 दिन जेल में बैठो, फिर उस मुल्ला की जो फॉलोअर्स हैं वो कम्युनिटी है वो क्या करेंगे? तो वो ये बड़े क्लियर तरीके से इसको बड़ा केयरफुली इम्प्लीमेंट करें आप, और फिर ऐसे करें कि फिर सजाएं हो साथ। ये ऐसे नहीं हो सकता जिस तरह हम चलाते हैं इस मुल्क को। अब आप फरमाएं, मेरी बात पूरी सुना करें फिर उस पर रिस्पॉन्ड करें। सही, ओके, यू आर राइट, बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ओके, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल। अगली खबर की तरफ चलते हैं।
अगली खबर जो मैं आपको बता रहा था, पाकिस्तान की हॉकी टीम जूनियर एशिया कप के फाइनल में पहुंची थी। हमने आपको रोजाना की बुनियाद पर बताया, जब सेमीफाइनल में पहुंची तो भी हमने आपको बताया, फिर सेमीफाइनल में उन्होंने फतह पाई और फाइनल में पहुंचे, और फाइनल में भारत से उनका मुकाबला था। भारत से टीम खा गई हमारी शिकस्त, और ओमान के शहर सलाला में ये इवेंट हुआ, जो कि पाकिस्तानी टीम ने मुकाबला तो खूब किया, लेकिन भारत के 2 गोल्स के मुकाबले में पाकिस्तान सिर्फ 1 ही गोल स्कोर कर सका, और दूसरा जो क्वार्टर था उसके अख्ताम पर भारत ने 2 गोल स्कोर कर लिए थे। अलबत्ता तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जी बशारत अली, तो बशारत अली साहब ने पाकिस्तानी टीम का वाहिद गोल स्कोर किया, और इस फतह के बाद भारत ने चौथी मरतबा जूनियर एशिया कप का टाइटल अपने नाम कर लिया, 4th टाइम। अच्छा, पाकिस्तान भी तीसरी मरतबा फाइनल में पहुंचा था, ये भी मैं आपको बता दूं, और तमाशाइयों की बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद थी। एक और चीज़ जिसकी तरफ मैं आपकी ज़रा निशानदेही कर दूं, वो क्या है कि पाकिस्तानी टीम जो है, ये जो जूनियर टीम है, इसको रोज़ाना का $100 अलाउंस भी नहीं मिल रहा है। ये एक ऐसी टीम है जो कि यूँ कहिए कि खाली जेब और खाली पेट खेल रही है। तो खाली जेब और खाली पेट खेलते हुए भी ये फाइनल में पहुंचे हैं, तो आप सोचिए कि जब इनके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट किया जाएगा, सही तरीके से इनको ग्रूम किया जाएगा और सही तरीके से इनके ऊपर मेहनत की जाएगी, तो ये क्या क्या कर सकते हैं। इस वक्त की जो हालात हैं उसके मुताबिक इन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नाउ वी नीड टू इन्वेस्ट इन दीज पीपल, और हमें इन लोगों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब ये जूनियर टीम है ना, जूनियर टीम से ये फिर सीनियर की तरफ जाएंगे, और हमें उनके ऊपर उतनी मेहनत करनी है कि जब ये सीनियर में जाएं तो वहाँ पर कमाल दिखा सके। कमाल ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि हम देख रहे हैं वही बात की हाल हॉकी का बेहाल है। बिल्कुल बेहाल है, और वैसे भी बच्चों की तरफ कोई ज़्यादा तवज्जो होती नहीं है हमारे इस साउथ एशिया के रीजन में, ख़ास तौर पे हमारे और एक और मुल्क उनकी तरफ। उन्होंने तो तालीम पे पाबंदियां और पता नहीं क्या कुछ वो कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर वहाँ से आई ये है कि इल्म फैलाने के लिए जो तलब है उसका सच्चा होना ज़रूरी है। बच्चे मुश्किल से मुश्किल रास्ते भी गुजार के जो हैं वो स्कूल तक पहुँचते हैं, पढ़ाने वाला अच्छा हो, उनका मज़ा आ रहा हो उनको स्कूल में। अब हुआ ये है कि बामियान अफ़गानिस्तान का एक बड़ा पसमानदा सूबा है, और वहाँ पर स्कूल बंद हैं, और तालीम के जो मौके हैं वो मौजूद नहीं है। बच्चे उस तरह से स्कूल वहाँ पर नहीं जाते। अब इन हालात में 2 सहेलियों ने मतलब बच्चों को तालीम देने के लिए एक गार को स्कूल में बदल दिया है। ये बात, और हाँ, देयर इज दिस स्कूल इन दिस केव। और 18 साल रोया सरफराज और 19 साल बैज़ बेगम जो हैं, इनके स्कूल में 80 तलबा ज़ेर तालीम हैं, जिनमें बच्चे और बच्चियाँ दोनों शामिल हैं। दोनों मज़े से बैठ के वहाँ पर पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, और इन तलबा को रोज़ाना 3 से 4 घंटे तालीम दी जाती है। इस तरह दोनों लड़कियों ने अपने हिस्से की शम्मा जो है वो रोशन की है। ज़बरदस्त। देखिए ये है शम्मा जलाना, ये है असल काम। आपको लगेगा कि भाई हर चीज़ गलत हो रही है, आपने शम्मा जलानी है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हम जब देख रहे हैं, क्या बुरा हाल है वहाँ पर, किस तरीके से वहाँ पर मामला चल रहे हैं, वहाँ पर लोगों को ख़वातीन पर तालीम पर किस तरह की पाबंदियाँ हैं, लेकिन करने वाला जो है ना वो किसी न किसी तरीके से वो कोशिश करके उस मकसद को हासिल करने की कोशिश में आगे निकलता है। उसमें कामयाबियाँ भी आएंगी, नाकामियाँ भी होंगी, जाहिर है कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन आपका विज़न, आपका गोल क्लियर होना चाहिए आपके जहन में। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड, अफ़गानिस्तान से ही रिलेटेड एक ख़बर, अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के हसीन इम्तिजाज की खबर। हसीन तो नहीं, इम्तिजाज की खबर मैं आपको देता हूँ कि वहाँ पर हुआ क्या। अफ़गानिस्तान में संगीन जंगी जराइम की तहकीकात के दौरान बुनियादी वजह सामने आई है, और वो बेसिकली संगीन जो जंगी जराइम थे वो ऑस्ट्रेलवी फ़ौजियों ने वहाँ पर किए थे, और उन पर कार्रवाई की गई और उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है ऑस्ट्रेलिया के फ़ौजियों पर। और वो क्या है कि मशकों के दौरान वो शराब नहीं पिएंगे। जी, ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने अपने फ़ौजियों की अफ़गान जंग में तैनाती के दौरान जंगी जराइम की तहकीकात कराई, और उसमें इंकशाफ ये हुआ कि 39 बेगुनाह अफ़गानियों को सफाई का मौका दिए बग़ैर मौके पर ही गोली मार के या फिर तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया था। और किया किसने था? ये ऑस्ट्रेलवी फ़ौजियों ने किया था। अब इस तहकीक में ये बात भी सामने आई कि अफ़गानिस्तान में जो छापामार कार्रवाइयों के दौरान ऑस्ट्रेलवी फ़ौजी शराब के नशे में थे, जिसके बायस वो तनाव से भरपूर कार्रवाइयों में दुरुस्त फ़ैसले नहीं कर सके थे। और शराब इसीलिए हराम करार दी गई है, इसीलिए मना किया गया है कि आप अपने सेंसेस में नहीं रहते। जो नशा है ना, इंटॉक्सिकेशन,
वो स्पेसिफिकली क्यों मना किया गया है कि आपको बता दिया गया है कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। अब ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है इसमें अफ़गानिस्तान में जंगी जराइम की एक बहुत बड़ी वजह शराब नोशी को करार दिया है और फिर ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने मुल्की फ़ौजियों पर कार्रवाइयों और मिशन के दौरान शराब पीने पर पाबंदी आयद कर दी है और नए कवानीन के तहत फ़ौजी हुकाम एहलकारों को गैर जंगी कार्रवाइयों पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 अल्कोहल मशरूबात पीने की मंजूरी दे सकते हैं, वो भी सिर्फ ख़ास अयाम जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया डे आ गया, क्रिसमस डे वगैरह आ गया, ओकेजन पर। और ऑपरेशनल कमांडर्स को हिदायत जारी ये की गई है कि किसी अहम मिशन या कार्रवाई में जो भी शामिल उसमें एहलकार हैं उसमें आप उनकी जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की मॉनिटरिंग करें और अगर किसी एहलकार के खून में अल्कोहल की मिकदार पाई गई है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और किसी एहलकार ने अल्कोहल टेस्ट करवाने से अगर इनकार कर दिया तो फौरी तौर पर उसे आप कार्रवाई या मिशन से हटा दें और हथियारों और गोला बारूद तक उसकी रसाई पर भी उस पर भी पाबंदी कर दी जाए। ये जुर्म उम्मुल खबाइस इसीलिए तो नहीं कहते ना कि ये उम्मुल खबाइस है शराब। बेसिक चीज़ आपने पी, आपका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। बिल्कुल। एक उम्मुल खबाइस वो है और एक चाय हमारे यहाँ पे पी जाती है, वो क्या है, वो बेचारी क्या कहती है आपको, अशरफुल मशरूबात कहते हैं उसे लोग। वैसे इस पता नहीं, अब मेरे 2 ऑप्शंस हैं इस पे, वैसे पोल भी हो सकता है। अशरफुल मशरूबात क्या है, क्या ये है या लाल शरबत है? लाल शरबत उसकी भी कोई आप उसको हल्का ना लें रमजान में। मैं बताता हूँ अशरफुल मशरूबात में मेरे हिसाब से पानी है। आपको हर चीज़ मिल जाए, पानी ना मिले आपको तलब होगी। मशरूब की बात कर रहे हैं ना, मशरूब है, पानी की बात नहीं कर रहे। पानी तो इज नेसेसरी फॉर लाइफ, वाटर इज लाइफ। हम तो इन 2 चीजों की ऑप्शन मैंने वैसे दी है कि चाय या लाल शरबत में से या लाल शरबत है, आपका पता लगेगा। इसमें बड़ा टफ कंपटीशन हो गई, ये वो वाली बात हो गई। बिल्कुल तो मेरे ख्याल में चाय जीत जाएगी इसमें। चाय हाँ चाय ज़्यादा कंज्यूम होती है हमारे यहाँ पर और चाय, लेकिन लाल शरबत जिन दिनों में कंज्यूम होता है उन दिनों में लाल शरबत के बगैर भी जिंदगी कोई नहीं है। नहीं वो तो चंद दिन है ना, लेकिन मामला ये है कि आप किसी मैयत पे जाएं चाय, किसी पैदाइश पे जाएं चाय, किसी दावत में जाएं चाय, किसी के घर जनरली जाएं चाय, हर ओकेजन पर चाय सामने आए ये होता है। जबकि ऐसा नहीं होगा कि आप किसी मैयत पे जाएंगे तो वो लाल शरबत डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो ये जो मतलब पहले वक्तों में वैसे देते थे, पता है, लाल शरबत भी देते मैं थे। पहले मरा नहीं देते हैं वैसे, आप मरी हैं पहले, मुझे अब भी देते हैं। और अब तो खैर गर्मियों का सीजन, जब जैसे ही जरा ज्यादा गर्मी आएगी तो उसमें भी लाल शर्बत मेहमानों को दिया जाता है। हम दरअसल बेवरेजेस उस दूसरी साइड पे निकल गए थे ना, फिजी ड्रिंक्स की तरफ, जिनका ना सर था और ना पैर था। वटेवर लोगों को पसंद है भाई, हालांकि बड़ी खतरनाक है। आप थोड़ा सा वो पिए फिजी ड्रिंक जो भी हो, और उसके बाद आपको जो एक हिट महसूस होता है कि भाई आप एनर्जेटिक हो गए हैं और आप बड़ा ही तरोताज़ा फील कर रहे हैं, तो आपके ब्लड में कितना शुगर जा रहा है उसका, तो ये ज़रा एहसास किया करें अपना। और अपना नहीं करते तो फिर अपने साथ वालों का किया करें जिनके साथ आप रहते हैं। तो ये है सूरत हाल। जरा बरतानिया की तरफ आपको लेकर चलते हैं। और बरतानिया में ऑपोजिशन जमात जो है, हाँ, लेबर पार्टी। नहीं, मैं आधे रास्ते तक मैं रुक जाऊंगी, फिर आपको मौका दूंगी कि आप आके हमें बरतानिया की इस खबर से मजीद आगाह करें। बात यह है कि जो बरतानिया की ऑपोजिशन जमात है लेबर पार्टी, उससे ताल्लुक रखने वाले रुकन असेंबली हैं जेरेंट डेविस, और उनकी रुकनीत को मुअत्तल कर दिया गया। ये भी खतरनाक मामला किया है इन्होंने। मैं तो आज मगरिब के जराइम को बेनकाब करने के मामलात की खबरें लेकर आया हूँ। बुनियादी तौर पर इनके साथ क्या मसला हुआ, बरतानवी जो नशरियाती इदारा है उसके मुताबिक ये खबर है। बेसिकली लेबर पार्टी ने अपने सीनियर रुकन असेंबली 63 साल इनकी उम्र है, जेरेंट डेविस, उनकी रुकनीत मनसूख कर दी है। क्यों? कम उम्र ख़वातीन अरकान असेंबली और अमले के जिनसी इस्तेहसाल और नाजेबा इशारे करना इनका जुर्म था। हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, बिल्कुल जी, बेसिकली ये जेरेंट डेविस के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। वो इस जुर्म के मुर्तकिब पाए गए तो उनकी रुकनीत मनसूख कर दी जाएगी बिल्कुल ही, और तहकीकात मुकम्मल होने तक वो लेबर पार्टी के रुकन की हैसियत से किसी इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। और अपोजिशन जमात लेबर पार्टी के तर्जुमान की जानिब से बयान जारी किया गया है, उसमें मुकम्मल तौर पर ये कहा गया है कि यह नाकाबिल कबूल रवैया है और मुअत्तल रुकन असेंबली के खिलाफ किसी भी किस्म की शिकायत की हौसला अफजाई की जाएगी। किसी के साथ उन्होंने कुछ किया है आएँ बताएँ। और जेरेंट डेविस
इसने इस हवाले से अभी तक कोई अपना वर्जन नहीं पेश किया गया है, लेकिन ख़वातीन रुकन असम्बली और अमले के साथ जिनसी इस्तेसाल का इल्ज़ाम सामने लाने वाली जो न्यूज़ वेबसाइट थी उसने दावा किया कि 5 ख़वातीन ने इस रुकन के ख़िलाफ़ जिनसी इस्तेसाल की तस्दीक की थी। अच्छा। जी, और ख़वातीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि रुकन असम्बली जो ये साहब हैं उन्होंने गुज़िश्ता 5 बरसों से शराब के नशे में कम उम्र जिनसी जो ख़वातीन थी उन पर जिनसी तबसरे किए, नासेबा कमेंट्स पास किए, नापसंदीदा तौर पर जो है वो उनको टच करते रहे, मना करने के बावजूद वो बाज नहीं आए। फिर लेबर पार्टी के जो डिसिप्लिन के इंचार्ज हैं उन्होंने फिर उनसे शिकायत की गई और उसके बाद फिर ये मामला हुआ है। अब देखें ये दो बेसिकली ना ये 2 मामलात हैं जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिनका हमने अभी जिक्र किया कि एक शराब और दूसरा ये जिनसी जराइम, शदीद तरीन प्रॉब्लमेटिक। और वेस्टर्न अगर माशरे के ऊपर स्टडी की जाए तो आपको नज़र आएगा, और इस पर बहुत सारी स्टडीज़ हुई भी हैं, कि दोनों जो मामलात हैं वो कितने ज़्यादा प्रिवेलिंग है वहाँ पर, और उसकी वजह से उनका जो मामला जो माशरा है वो कितना एक तनज़ुली का शिकार हो गया। लेकिन बेहतरीन चीज़ जो है ना इनकी ये है कि इसी पार्लियामेंट में ये तहकीक और ये जो किसी शख्स के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई है वो हो सकती थी। ये सिर्फ बरतानवी पार्लियामेंट में हो सकती थी। ये पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता कि अगले 10-15 सालों में भी इस किस्म की तहकीकात किसी के खिलाफ कराएगा। हमारे तो अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो तो बस ऐसे हैं, अनटचेबल्स हैं। उन पे तो ना बात हो सकती है, ना उन पे कोई इल्ज़ाम लग सकता है। मीडिया अगर उनके बारे में कोई ऐसी वैसी बात कर दे तो बस तो फिर एंकर की शामत है। और बेसिकली यहाँ पे ना डिफेमेशन लॉज हैं, ना यहाँ पे हमने किसी चीज़ को सीरियसली लिया है, ना हमने ये देखा है कि क्यों औरतें मर्दों की वजह से घर से बाहर निकलने से कतराती हैं, डरती हैं। कभी जाए ना आप, कोई चीज़ सेलिब्रेट हो रही है मुल्क में, क्यों 14 अगस्त के दिन सिर्फ छड़े छांट होते हैं? क्यों नहीं औरत बाहर निकल के आपके मुल्क में फिरती? इस्लामी ममालिक में ऐसे आपका शुमार होता है, पर्दा है हमारे मुल्क में, मतलब सबका है। लेकिन मैं नहीं निकलती ना, मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं तो नहीं निकलती। प्रॉब्लम है, मैं 14 अगस्त को नहीं निकलती, मैंने नहीं सेलिब्रेट करना कि पाकिस्तान नहीं निकलते। उसकी वजह है बहुत, उसमें आपने टॉप से सेट करनी होती है एग्जाम्पल। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे सारे जितने मतलब आला ओहदेदारान हैं वो बिल्कुल दूध के धुले हैं और उनमें से कोई किसी में कोई खराबी बराबी नहीं होगी। लेकिन हमने चूंकि इस चीज़ पर ना बात करनी है, ओवरऑल सोसाइटी में ये एक हमारे यहाँ पे ट्रेंड हो गया है कि नहीं जी बस ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगली ये कोई बड़ी बात नहीं। मुआशरे में क्या हो रहा है? मुआशरे में ये हो रहा है कि सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। मोटरसाइकिल की सवारी को ज़्यादा महफूज नहीं समझा जाता और एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कराची में रोज़ाना 800 हादसात होते हैं, जिनमें 85% हादसात मोटरसाइकिल सवारों को पेश आते हैं। और इसी तरह बाइक पर होने वाले हादसात में अमवात की शरह भी 50% तक है। 87% बाइक चलाने वाले हेलमेट नहीं पहनते और हादसे की सूरत में मौत का सबब बनती है। ये बात अगर सर पर हेलमेट पहन लिया जाए तो मौत का इम्कान इंतहाई कम हो जाता है। और मैं ज़ाती तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनकी जान हेलमेट की वजह से बची है। हादसे के फ़ौरन बाद तिब्बी इमदाद भी जान बचाने का सबब बन सकती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो हेलमेट जो है आपको उस डैमेज से बचाता है। इसी पहलू को मद्देनज़र रखते हुए कराची में 2 तलबा हैं जिन्होंने, मोहम्मद अल्तमश अख्तर उनका नाम है, मोहम्मद फ़ाद है और उनके एक और टीम मेंबर हैं, उन्होंने एक ऐसा हेलमेट तैयार किया है जो कि हादसात की सूरत में फ़ौरी एमरजेंसी अलर्ट देगा। इन दोनों का ताल्लुक़ कंप्यूटर साइंस से है। किस यूनिवर्सिटी में ये है, कैसे उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अल्तमश अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम सर। बिल्कुल ठीक जी। सबसे पहले तो हमें ये बताइए अल्तमश और फ़हद कि आप लोग किस यूनिवर्सिटी में हैं और आप लोग कहाँ तक तालीम हासिल कर चुके हैं, किस लेवल पर पहुँच चुके हैं कंप्यूटर साइंस में? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें इनवाइट करा। हम लोगों ने रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है अपनी इंडस यूनिवर्सिटी से, नेशनल स्टेडियम के जो एडजेसेंट है। बिल्कुल सही जी जी जी, इंडस यूनिवर्सिटी बिल्कुल जी। और ग्रेजुएशन हमारे कंप्लीट किया। अच्छा, अब इस हेलमेट के बारे में ज़रा बताएं, ये कैसे मुनफरिद है उस आम हेलमेट से? अपने अच्छा,
सो बेसिकली इसमें क्या होता है प्रॉब्लम कि ज़्यादा जो नॉर्मल अगर हेलमेट की बात करी जाए तो नॉर्मल हेलमेट ही होते हैं वेयर करने वाले। एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं मगर वो इतनी ज़्यादा अफेक्टफुल नहीं होते कि एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँच जाए। इस चक्कर में बाज़ औक़ात जो है ना कुछ ऐसे सिनेरियोज़ हो जाते हैं कि राइडर एक्सीडेंट से मैट करता है मगर उसकी हेल्प आउट करने के लिए कोई भी वहाँ मौजूद नहीं होते। तो इस सिनेरियो में हमने जो है वो सारी की सारी चीज़ें देखी हैं जो हमारे जो है ना प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने इंस्टॉल करने की कोशिश करी है। और बेसिकली क्या है कि एक राइडर का जब भी एक्सीडेंट होता है वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाए। हमारा मेन मोटिव जो है वो ये है और उसका जितना भी एक इनिशिएटिव टाइम होता है ना वो कम से कम हो जाए। तो इसमें जो है हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक काम कर रहा है जिसमें हम लोगों ने कुछ GPS GSM मॉड्यूल्स वगैरह यूज़ करे हुए हैं जो कि एक SMS जनरेट करवा देगा टू द एम्बुलेंस टू द हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। उसी के साथ साथ आपके पास फैमिली जो होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब एम्बुलेंस और हॉस्पिटल को तो पता है मगर बाज़ औक़ात ये नहीं होता कि यार राइडर कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हेल्प आउट करें, कैसे रीच करें। तो फैमिली मेम्बर्स तक भी जो है उस राइडर की एक अलर्ट जनरेट हो जाएगा जिसके अंदर उसकी करंट लाइव लोकेशन भी होगी ताकि उस तक जो है ना जल्द से जल्द रीच आउट किया जा सके। तो बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम लोगों ने जो तो ये मुझे बताएं कि ये जो सिस्टम है ये काम कैसे करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बाइक चला रहा हूं और मैंने हेलमेट पहना हुआ है और मेरा एक्सीडेंट होता है तो उस हेलमेट को ये कैसे उसके अंदर सेंस हो जाती है कि जी इस वक्त ये एक्सीडेंट हो गया है और अब उस एक्सीडेंट की सूरत में अलर्ट्स जारी कर देने हैं। तो बेसिकली इसके अंदर होता है कि वर्किंग इस तरीके से करता है जब राइडर बाइक चला रहा है और सडनली वो एक्सीडेंट से मेट हो जाता है और एक्सीडेंट से जैसे ही मेट होगा तो हेलमेट जो होगा हमारा वो ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा और जैसे ही हमारा हेलमेट जो है वो ग्राउंड से स्ट्राइक करता है तो इसके अंदर हम लोगों ने एक वाइब्रेशन सेंसर इसके अंदर हमने यूज़ किया है जिससे क्या होगा इसके अंदर कुछ फ्रीक्वेंसी इसकी क्रिएट होगी, वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी और वो वाइब्रेशन सेंसर जो होगा हमारा जो इसके अंदर हम लोगों ने GSM मॉड्यूल लगाया जो बेसिकली मैसेज को सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे ही इसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होंगी तो हमारा जो है GSM मॉड्यूल इसके अंदर जो हमने लगाया और GPRS सिस्टम जो लगाया वो इसके अंदर एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होते ही जो है हमारी अलर्ट होगा जिसके अंदर एक लोकेशन होगी पर्सन की जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ है वो उसके पेरेंट्स को और उसके एम्बुलेंस को और जो भी है जो हमने एम्बुलेंस हॉस्पिटल का जो भी नंबर हमारा होगा वहाँ पर अलर्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली उससे होगा ये कि राइडर की जो डेथ के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे और उसको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सकेगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बड़ा ज़बरदस्त ही काम होगा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मैं चूँकि एक सिनेरियो देता हूँ ना कि जब हम कोई प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम मुख्तलिफ सिनेरियोज देख लेते हैं। अगर ये हेलमेट मिसाल के तौर पर जनरली उस राइडर के हाथ में था और तो गिरने की सूरत में भी वो ज़मीन से उसका कांटेक्ट होगा तो क्या वाइब्रेशन की कोई इंटेंसिटी है या कोई और तरीका है जिससे ये जज होगा कि ये नॉर्मली गिरा नहीं है, ये एक एक्सीडेंट की सूरत में गिरा? जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारा जो प्रोजेक्ट तैयार हो गया था मगर इस प्रोजेक्ट में गैप बहुत ज़्यादा था। जिस तरह आपने सवाल करा ये जो था हमारे प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि मेजर कह सकते हैं डिसएडवांटेज था कि अगर हेलमेट जो है वो आपके पास बाइक पे रखा हुआ बाइक पे रख के गिर जाए तो उस सिनेरियोस में क्या होगा। तो हम मेरे ख्याल से आप शायद देख सकते होंगे मैंने इसके अंदर जो एक प्रेशर प्लेट यूज़ करी हुई है, आप में विजिबल होगा आपके कैमरे में। तो इसमें ये कि जब ये वेयर करेगा इसको राइडर तो ये प्रेशर प्लेट जो है ना ये दब जाएगी आपके स्कल की वजह से। तो सिर्फ और सिर्फ इसी सिनेरियो में जब राइडर इसको वेयर करेगा, पहली चीज़ इसको वेयर करेगा और आपके पास जो है ना एक कनेक्टिविटी जो है ना वो एक पॉसिबल हो जाएगी। हाँ, एक कनेक्टिविटी जो है ना वो सर्किट हो गई है। सिर्फ और सिर्फ इसी सिनेरियो में अगर राइडर गिरता है तो आपके पास जो है मैसेज जनरेट होगा, अदरवाइज़ मैसेज जनरेट नहीं होगा। और इस तरीके से बहुत सारी ऐसी सूरत हाल होती हैं कि एक्सीडेंट हुआ है मगर हेलमेट जो है वो नहीं गिरा है बाइक से, तो उस सिनेरियोस में क्या होंगे। तो उस सिनेरियो में भी हमने जो है वो यहाँ पर एक एमरजेंसी बटन यूज़ करा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस सूरत हाल में भी जो है हम लोग अगर हीट स्ट्रोक की वजह से कुछ और वजूहात की वजह से अगर आपके पास राइडर जो है उसकी तबीयत ख़राब होती है, कुछ भी ऐसा इशू होता है तो हम इस बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, आपकी टीम के बारे में बताएं कि कितने लोग शामिल थे, कितने अरसे में आप लोगों ने ये बना लिया प्रोजेक्ट और ये प्रोजेक्ट अब मार्केट में यूँ कह लीजिए कि लोग इस्तेमाल कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? सर, जब हम लोगों ने हमारा जो FIP है, बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी में FIP का प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर हम लोगों को ये प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसका पूरा बेसिकली 1 साल का टाइम होता है और 1 साल के अंदर हमें जो है ये प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करना होता है। बेसिकली हमारे जो 3 मेंबर्स हैं उसके अंदर हम लोग 2 मेल्स हैं और 1 फीमेल है, मोहम्मद फ़हाद फ़ारूक, मोहम्मद अल्तमश अख्तर एंड सोहा सैयद अरशद। तो बेसिकली हम तीनों मेंबर्स ने मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया है, लेकिन सोहा सैयद अरशद किसी वजूहात की वजह से यहाँ नहीं आ सकी। तो ये
वो वजूहात बता दें, कोई ऐसा मामला नहीं है। सर थोड़ा सा पर्सनल इशू था उनका, जिसकी वजह से मैं जो है वो बता नहीं सकता, तो अच्छा इसके अलावा बाकी प्रोजेक्ट में हम लोगों ने वर्क चलो ठीक है सही है करी है। ओके। और हमें पूरा 1 साल का टाइम था, जिसके अंदर हमारे पास सुपरवाइजर्स वगैरह यूनिवर्सिटी में होते हैं जिन्होंने हमें बहुत हेल्प की इसके अंदर। तो आज कोई आपके सामने है। ये अवेलेबल हो सकेगा कुछ अरसे में, मार्केट में आएगा? सर बिल्कुल सही बात है आपकी। अवेलेबल कब होगा ये एक मेजर सवाल है इसके अंदर। बेसिकली असल में इशू जो है वो ये है कि अभी ये सब चीज़ें जो है ना, आप देख सकते हैं सर्किट बिल्कुल ओपन है, तो अगर हम लोग इस तरीके से इसको मार्केट में लॉन्च करेंगे तो ये 2 मिनट में टूट जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने इसके आर्किटेक्चर पे वर्किंग करनी है हेलमेट के, जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग बैठकर साथ में। और हम लोगों ने मजीद हमारे फ्रेंड से बात करी जिनकी डोमेन जो है आर्किटेक्चरिंग है, जो उसके आर्किटेक्चर पर वर्क कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी आर ट्राइंग कि हम इन सब चीज़ों को जो है हेलमेट के अंदर एम्बेडेड करें और जल्द से जल्द इसको जो है मार्केट में लॉन्च करें इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अल्तमश और फहद, और बड़ा ज़बरदस्त ने काम किया। बड़े लोगों की जान बचाएगा ये प्रोजेक्ट, इंप्लीमेंट होना चाहिए जी, ज़रूर इंप्लीमेंट होना चाहिए। थैंक यू जी। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। फरिश्तों का जिक्र हमारी मुक़द्दस किताब कुरान करीम में बार बार आया है, और उनके वजूद पर ईमान लाना हमारे मजहबी अक़ीदे का लाजमी जुज़ है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ फ़रिश्तों के ज़िम्मे मुख्तलिफ़ फ़राइज़ लगाए हुए हैं। फ़रिश्तों के बारे में हमें कुरान और हदीस से क्या क्या बातें सीखने को मिलती हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, वो क्या क्या काम कर रहे होते हैं, इस हवाले से हम आज जानकारी लेंगे, मालूमात लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी मजहबी स्कॉलर मुफ्ती फ़ारूक अल क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो हम जो 4 हमारे बड़े फरिश्ते हैं उनके हवाले से अगर हम आपसे रहनुमाई हासिल करें कि स्टार्टिंग फ्रॉम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के उनका जो है किस किस्म की जिम्मेदारियां हैं जो उनके ज़िम्मे हैं, और उनके बारे में हमें कुरान करीम से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो जानने को मिलती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मलाइका के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मुकर्रब तरीन फ़रिश्ते हैं, और आपकी बुनियादी ज़िम्मेदारियों में से एक तो ये है कि आप अंबिया किराम रसूलान इज़ाम तक वही लाते थे, और अल्लाह ताला के पैगामात, अल्लाह ताला के कलाम को अंबिया तक पहुँचाते थे। इसके साथ साथ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ये ज़िम्मेदारी भी थी और आज भी है कि किसी कौम पर अज़ाब लाना हो तो अल्लाह ताला ने इसके लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमाया है। इसी तरह किसी कौम पर कुछ खुशखबरी लानी हो, यानी बशारत, इंजार और अज़ाब, ये बुनियादी ज़िम्मेदारी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की है। इसी तरह कुरान मजीद की सूरह कदर की रोशनी में ये भी मालूम होता है कि शब कदर को जब मलाइका ज़मीन पर आकर इस शब इबादत करने वालों को तहसीन पेश करते हैं तो हज़रत जिब्राईल भी साथ होते हैं, और आप मोमिनीन उनसे मुसाफ़हा भी फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सही। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि फ़रिश्तों की, और ख़ास तौर पर चूँकि हम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बात करें, तो उनकी हैत के बारे में हमें क्या मिलता है? क्योंकि कुछ अहादीस में पढ़ रहा था जिसमें ये था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जब देखा तो वो एक बहुत बड़ा उनका जो है वो यूँ कहिए कि एक उनकी जो वजूद था वो था, तो उस बारे में हमें क्या गाइडेंस मिलती है? वैसे तो मुतलकन तमाम फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने अपने ख़ास नूर से पैदा फरमाया है, और उनमें ये ताकत और क़ुव्वत रखी है कि वो जिस शक्ल को चाहें वो मुतशक्ल हो सकते हैं, इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन जो उनकी असली और हकीकी सूरत है, ख़ास तौर पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम की, उसमें हदीस शरीफ में ये फ़रमाया गया है कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उनको देखा तो उनके 600 पर थे। जैसे हर फरिश्ते के पर हैं, किसी के 2 पर हैं, किसी के 4 पर हैं, किसी के इससे ज़्यादा पर हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 तकरीबन पर हैं।
और उनका वजूद बहुत बड़ा है। यानी आपने सिदरतुल मुंतहा पर उन्हें देखा तो उनका वजूद इस तरह था कि जैसे आसमान तक एक वजूद फैला हुआ हो, इतना बड़ा वजूद था जिसमें कीमती जवाहिरात भी वो उन ऐसा लगता था कि जैसे उनके वजूद का हिस्सा है। सही। क्या बात अच्छा, है। हमारे साथ एक कॉलर हैं असद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी असद साहब, क्या सवाल करेंगे? सर मेरा ये सवाल है कि फरिश्तों के वाले से बात हो रही है तो यूट्यूब पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं जिसमें दिखाया जाता है फरिश्ते नज़र आ रहे हैं काबा पे, और ये तो क्या ये वीडियो सच होती हैं? फरिश्ते नज़र आते हैं सच में? जी मुफ्ती साहब, बड़ा अहम सवाल किया है इन्होंने। जी ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। फरिश्तों का नज़र आने का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो अपनी हकीकी और असली सूरत में आम इंसानों को नज़र नहीं आ सकते, बल्कि हज़रत अमीर हमज़ा जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के महबूब तरीन चच्चा हैं, सैयदुश्शुहदा हैं, जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में है, उन्होंने एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम से ख्वाहिश का इज़हार किया कि या रसूलल्लाह मैं जिब्राईल को देखना चाहता हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी की और दुआ की। हज़रत जिब्राईल को इरशाद फरमाया, वो हाज़िर हुए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से पहले फरमा दिया कि आप उन्हें देख नहीं सकेंगे। हज़रत अमीर हमज़ा ने आँख उठाकर देखा तो आप बेहोश हो गए, और अभी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के तन का निचला हिस्सा यानी जहाँ पाँव होते हैं वो जगह देखी थी तो हज़रत अमीर हमज़ा बेहोश हो गए। तो आम इंसानों में अल्लाह ताला ने ये क़ुव्वत नहीं रखी कि अपनी आँख से फ़रिश्तों को उनकी हकीकी सूरत में देख सके। अलबत्ता फ़रिश्तों का इंसानी शक्ल में आम इंसानों के पास, यानी आम इंसान से मेरी मुराद यहाँ पर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के अलावा जितने ख़वास और दीगर अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनकी खिदमत में जब फ़रिश्ते हाज़िर हुए तो इंसानी शक्ल में हाज़िर हुए। जैसे कुरान मजीद में हज़रत मरियम की खिदमत में आए हैं फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अक्सर इंसानी शक्ल में आते थे। हज़रत दहिया कल्बी एक सहाबी हैं, उनकी सूरत में हाज़िर होते थे। तो ये जो वीडियोस दिखाते हैं कि एक सफ़ेद कलर का एक साया पड़ा है और कहा ये फ़रिश्ता आ गया है, ये लग़्व हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ़रिश्ता इस तरह वीडियोस में कैप्चर नहीं हो सकता और ना ही वो इस तरह हाज़िर होते हैं। सही है। अब आगे की तरफ अगर हम बढ़ें और बाकी जो 3 अहम फरिश्ते मौजूद हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करें कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और उनके बारे में हमें क्या मालूम होता है। जी, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी तो ये है कि वो रूहें कब्ज़ करते हैं। दुनिया में एक वक्त में अगर 1,00,000 लोगों की मौत होनी हो तो अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते में क़ुव्वत रखी है कि वो बैक वक्त मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ जगहों से रूह कब्ज़ कर सकते हैं और वो करते हैं। तो कब्ज़े रूह की ड्यूटी हज़रत इज़राईल की है। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम जो सूर फूंकने पर मुकर्रर हैं, ये जब क़यामत से कबल क़यामत के 2 हिस्से होने हैं। इब्तिदान एक सूर फूंकेंगे हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम तो सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। फिर जब तक अल्लाह ताला चाहेगा ये दुनिया ख़त्म रहेगी और फिर हुक्म होगा हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूंकेंगे तो फिर सारी दुनिया दोबारा, यानी कि इंसान दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे, मैशर का मैदान कायम हो जाएगा। तीसरे फरिश्ते हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं, उनकी ड्यूटी ये है कि ये जो रिज़्क़ आता है और इंसान तक जो अल्लाह ताला की नेमतें पहुंचती हैं, बारिश बरसती है, ये नेमतों की तकसीम के हवाले से ड्यूटी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द फरमाई गई है। हवाएं चलना भी इसमें दाखिल है, बारिश का आना भी इसमें दाखिल है। सही है। साहब, इनकी मजीद जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में भी हम आपसे चाहेंगे कि रहनुमाई हासिल करें, लेकिन उसके लिए फिर हम एक अलग सेगमेंट रखेंगे ताकि मजीद इसके ऊपर डिटेल में बात हो सके। हदीस में इनके बारे में हमें क्या मिलता है ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम समझें। अभी तो हमने वो मोटी मोटी वो एक रिमाइंडर वाला ये सेगमेंट था कि लोगों को जहन में आए कि भाई ये 4 अहम बड़े फरिश्ते और इनकी जिम्मेदारियाँ और किस तरह से ये मामला जो है। अगले हफ्ते भी इसको हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। नाज़रीन, वक्त के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे
पाकिस्तान सुबह सवेरे पाकिस्तान सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से कान्स फिल्म फेस्टिवल की बड़ी गूंज है, जो बड़ी खबरें आ रही हैं। यहाँ वहाँ से बड़े बड़े नामवर सितारे जो हैं कान्स में शिरकत करने के लिए जाते हैं दुनिया भर से। पाकिस्तान की भी एक फिल्म जिसने बड़ा अपना एक डेब्यू किया है कान्स में, उसका नाम है इन फ्लेम्स, और ये पाकिस्तानी कनेडियन एक हॉरर फिल्म है। और इसके बनाने वालों से हम आपकी कराएंगे अब इस सेगमेंट में मुलाकात। पाकिस्तानी फिल्में जितनी दुनिया भर में फैलें हमें बड़ी खुशी होती है। और बेसिकली ये एक पाकिस्तान का, जिसको कहते हैं कि एक वो चेहरा है जो बड़े अरसे से हम चाहते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे, जिसको कहते हैं सिल्वर स्क्रीन, उस पर हम देख रहे हों। इस वक्त हम आपकी मुलाकात कराते हैं जी इस फिल्म की लीड कास्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं रमीशा नवल और अली हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया इस फिल्म के अंदर और हमारे लिए टाइम भी निकाला। ज़रा बताएं इस फिल्म के बारे में। ये हॉरर फिल्मों का जॉनरा वैसे बड़ा मुश्किल जॉनरा है, आप दोनों ने इसमें क्या क्या किरदार अदा किए? तो हमारे साथ हैं रमीशा नवाज, ये हमारी फिल्म की लीड हैं। और मेरा नाम है मोहम्मद अली हाशमी, और जो मेरा किरदार है मैं इसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप वो फिल्म देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। आई थिंक ये हमारी फिल्म, जो आपने सही बात की कि पाकिस्तानी हॉरर फिल्म में जॉनरा बहुत कम होता है, बट आई थिंक वो इसी वजह से करना ज़रूरी था, क्योंकि जब आप जॉनरा फिल्म करते हैं और कहते हैं ना कि ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ ड्रॉनी चीज़ रियलिटी से ज़्यादा है नहीं। सो आई थिंक हमारी फिल्म जो है इट टेक्स एक पाकिस्तान की ज़िंदगी का अच्छा और बुरा, और उसको इस तरीके से प्रेजेंट करती है जिस तरीके से कभी लोगों ने देखा नहीं है। एंड आई थिंक लोग काफ़ी सरप्राइज होंगे फिल्म को देख के, क्योंकि ये बहुत एक यूनिक पर्सपेक्टिव है जिसको अभी तक पाकिस्तान में एक्सप्लोर नहीं किया गया। हाँ, और जो मेरा कैरेक्टर है वो, अच्छा, तो ये अभी मुझे लगता है कि पाकिस्तानी औरतों को काफ़ी इंटरनेशनली काफ़ी रिप्रेजेंट उसने करा है। और हमारे जो मसले हैं, हम औरतों के जो मसले हैं पाकिस्तान में और दुनिया भर में मसले हैं, और सिर्फ साउथ एशियन औरतें और जो ये एल्डेस्ट हमारी जो बड़ी बेटियां होती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनके ऊपर जो प्रेशर्स होते हैं सोसाइटी की तरफ से, वो पूरा इस फिल्म में आप देखेंगे। और एक माँ और बेटी की जो दोनों की केमिस्ट्री है, वो कहानी है, वो किस तरीके से आगे बढ़ती है, आप इस फिल्म में देखेंगे। और हाँ, उसको हॉरर में लाना पाकिस्तान, तो इसमें ख़वातीन के मसाइल पर बात की गई है या हॉरर फिल्म पर बात की गई है? तो बड़ा एक यूनिक कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे कुछ। बिल्कुल, हमारी जो फिल्म है वो कहते हैं औरतों के मसाइल को लेती है। और आई थिंक औरतों के मसाइल हमने टीवी पे बहुत देखे हैं, हमने दुनिया भर की फिल्मों में बहुत देखे हैं, मगर जिस तरीके से हमारी फिल्म में वो रिप्रेजेंट हुए और जिस एंगल से हमने, हमारे राइटर और डायरेक्टर ज़रार खान है, उन्होंने जिस तरीके से उन मसलों को, उस रियलिटी को प्रेजेंट किया है, आई थिंक वो नॉट ओनली एक असल इशू को बहुत एंटरटेनिंग ब्लॉकबस्टर की तरफ ले जाती है, कि जो मसले हम नॉर्मली बड़े दुख भरे तरीके से देखते हैं, बड़े हम परेशान होकर देखते हैं, मगर इस फिल्म के अंदर वो मसले बहुत ही मज़ेदार तरीके से, एक्साइटिंग तरीके से प्रेजेंट हुए हैं। उसको एक हॉरर ट्विस्ट के साथ देखेंगे आप। ठीक, तो हाउ वाज कान्स, और वहां पर फीडबैक किस किस्म का मिल रहा था आपको? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसा लग रहा था कि जब पाकिस्तानी फिल्म को आप लोग वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीइंग अ पार्ट ऑफ इट ऑन द ग्लोबल स्टेज? I think it was probably the most amazing experience of my life. I think ये वो चीज़ें जो हम तो ख्वाब देखते हैं कि वहाँ पे लियोनार्डो डिकैप्रियो चल रहा है, स्कारलेट जोहानसन चल रही है, वहाँ पे हम भी चल रहे हैं, ये कैसे हुआ? मगर वहाँ पे गए और हमें इतनी खुशी हुई कि नॉट ओनली हमारा काम उनको पसंद आया, बट हमें मौका मिला कि हम पाकिस्तान को ग्लोबल जगह पे रिप्रेजेंट करें, वो भी इस लेवल पे, और अपने मुल्क को हम एक अच्छी शक्ल के साथ रिप्रेजेंट कर सकें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो काम हमारा है वो दुनिया नॉट ओनली अप्रिशिएट करे, बट पाकिस्तान को हम रिप्रेजेंट करें इस लेवल पे। जब हम गए वहाँ पे और रेड कार्पेट पे हम चले, तो फ़ोटोज़ खींचनी है, सेलिब्रिटीज़ हमारे आगे पीछे चल रहे हैं,
और हमें खुशी हुई कि हम इस काम के साथ, एक अच्छे काम के साथ पाकिस्तान को उस लेवल पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, चाहे वो हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, उनके बेहतरीन एलीट से एलीट लोगों के साथ हम भी वहाँ खड़े हैं अपनी हमारी फिल्म के साथ। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात थी, मेरे लिए भी, क्योंकि ये मेरा तो जब ये फिल्म बन रही थी फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा को फेस करा था इस प्रोजेक्ट के साथ, तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ थी। और एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना, अपनी फिल्म को रिप्रेजेंट करना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, काफ़ी एक ऑनर की बात है। और एक आई एम रियली ग्रेटफुल कि हम लोगों को इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिली। हम किसी हॉलीवुड के डायरेक्टर ने रेडी होना मिला। बाकी ये था कि वहाँ पर मेरे पास जो अगली आपको कोई हम देखिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अभी हमें अलाउड नहीं है कुछ कहना। अच्छा मगर आई थिंक जो ठीक है, सबसे अच्छा ये था कि वहाँ पे हमें बहुत अलग अलग टाइप के फिल्म मेकर्स से मिलने का मौका मिला। हाँ, और जिन लोगों ने पाकिस्तानी काम को अप्रिशिएट किया, चाहे वो फ्रेंच लोग थे, चाहे वो श्रीलंकन लोग, चाहे वो इंडियन लोग थे, हर किसी से सब मिले हैं जिन्होंने हमारी फिल्म देखी फेस्टिवल में, उन्होंने हमसे आके इतनी खुशी का इजहार किया, इतनी एप्रिसिएशन की हमारी। और वो लोग हैं जिन लोगों ने कभी उर्दू फिल्म कभी देखी ना हो, और उनको जिस तरीके से हमें याद है हम अपने प्रीमियर के और रो में खड़े हुए थे ऑडियंस के अंदर, हमारी फिल्म ख़त्म हुई और हमें आई थिंक 5 से 6 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला। और वहाँ पे जो फ्रेंच ऑडियंसेस हैं वो आंसुओं के अंदर हैं, हम आंसुओं के अंदर हैं। मेरे पास आ रही थी ख़वातीन और लड़कियाँ, लड़के, यंग पीपल, दे वर कमिंग अप टू मी एंड मतलब वो आके मुझसे रो रो के बोल रहे थे कि हमें इस फिल्म में काफ़ी टच करा है। और वो हमारे लिए एक एक ऐसा कि हमने काम करा और हमने कुछ पाकिस्तान में एक ऐसी चीज़ बनाई जिससे दुनिया में भर में लोग अफेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि हमारी फिल्म जो है वो 100% पाकिस्तानी है। हाँ, हमने किसी भी तरीके से उसको वेस्टर्नाइज नहीं किया, किसी भी तरीके से हमने उसको चेंज नहीं किया। हमने एक जो ऑथेंटिक पाकिस्तानी एक्सपीरियंस होता है हमने वो इसमें फिल्म में डालना है। और हमारे लिए हमारे जो डायरेक्टर हैं ज़रार खान, उन्होंने बहुत ही एक ऑथेंटिसिटी के साथ लिखा था कि इस फिल्म के अंदर किसी बाहर का टच नहीं होगा, ये एक ऑथेंटिक पाकिस्तानी फिल्म होगी। क्या बात है। और यही दैट इज व्हाट मेक्स इट यूनिक। वैसे बहुत सारी फिल्मों से जो कि बाहर जाती हैं उनमें हमें खास किस्म का रंग देखने को मिलता है पाकिस्तान के हवाले से, खास किस्म का एस्पेक्ट और एंगल होता है जो पाकिस्तान के हवाले से दिखाया जाता है और वही चीज़ें उनको पसंद आती हैं। ये आज तक हमारा मानना था। अब आपकी ये फिल्म जो कि इंतहाई पाकिस्तानी थी और रियलिटी से काफ़ी करीब आप ज़ाहिर क्लेम भी कर रहे हैं और हम भी देखेंगे तो बताएंगे, तो अगर उसके बावजूद उन लोगों को वो पसंद आई है तो फिर एक तो यहाँ पर वो जो डिलेमा था वो आपने मिथ थी, मैं उसको कहूँगी कि वो तो ख़त्म कर दी कि भाई फिल्में एक खास एंगल से ही इस मुल्क के बारे में बनाई जाएं तो ही बाहर चलेंगी। वो अगर आप नेगेटिविटी या किसी किस्म की चीज़ दिखाएंगे तो वो नहीं चलेगी। ये तो आपने मिथ बस्टर सेगमेंट भी हमारा ये था। अब ये बताइए ड्रेसअप गेम, जो इस किस्म के अवार्ड्स होते हैं, इस किस्म की शामें होती हैं, उन पे जाहिर है सेलिब्रिटीज़ हैं, हर एक ने बड़ा पहले से प्लान किया होता है भाई क्या पहनना है, ड्रेसअप कैसे करना है। और आप लोग क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कैसे ड्रेसअप डिस्कशंस और वो जो डिसीजंस थे वो कैसे हुए कि पहन के क्या जाना है वहाँ पे? तो हमारी स्टाइलिस्ट थी वो थी मिनाहिल। उनका ब्रांड मिनिमलिस्ट है, वो लाहौर बेस्ड है और उन्होंने हमारे साथ काफ़ी डिटेल्ड आई थिंक 2-3 महीने का प्रोसेस था। हमारा यही बात थी कि हम ऐसे वार्डरोब लेना चाहते हैं जो मॉडर्न हो, दुनिया के साथ शाना बशाना खड़े हो, मगर फिर भी उनके अंदर एक देसी एक पाकिस्तानी रंग जरूर हो। तो हमारे पास काफ़ी सारे और मिनिमलिस्ट भी ना हो। तो रेड कार्पेट पे जो मेरा सूट था वो यूजे बिस्पोक ने बनाया था। मेरा एक और जो इवेंट था उसका मेन कार्पेट पे हाउस ऑफ परीशा ने बनाया था। और फिर हमारे बीच में बड़ा अच्छा फोटोशूट हुआ था, उसके अंदर आयोमी एक ब्रांड है, उन्होंने बहुत अच्छी जैकेट और पूरा लुक बनाया था जिसके अंदर काफ़ी देसी प्रिंट था। तो आई थिंक वो लोग काफ़ी पसंद आया था क्योंकि हमारे जो पूरा वार्डरोब था नॉट ओनली पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहा था मगर एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव फैशन था। बिल्कुल जैसे फ्यूजन एक अच्छा एक मॉडर्न और पाकिस्तानी देसी को मिलाकर वो जो हम सबका वार्डरोब ऐसे ही था
मेरा ख़ास तौर पे जो मेरा रेड कारपेट लुक था वो सना सफीना कटोर की तरफ से था एंड इट वाज ग्रेट एंड उनकी तरफ से मेरे पास और भी ड्रेसेस थे जो मेरा प्रेस टूर हाँ जो प्रेस टूर का था वो भी सना सफीना की तरफ से था। काफी टाइम लगा था हम लोगों को वार्डरोब में। हमारे साथ आपके टीम के एक और रुकन मौजूद हैं, डिसीजंस लेने उनसे भी बात करते हैं। उमर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए आपका इस फिल्म में क्या किरदार रहा? जी मेरा किरदार, मैं मेल लीड प्ले कर रहा हूँ। मेरा कैरेक्टर का नाम है असद और मेरा कैरेक्टर वो ये है कि मैं जो रमीशा का कैरेक्टर है मरियम, उनसे मिलता हूँ। हम जैसे हमारी रिलेशनशिप बनती है और एक और जैसे कह सकते हैं कि ट्रेडिशनली फिल्म का हीरो, पर बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, पर मिडल में थोड़ा सा ट्विस्ट है। मुझे नहीं पता कि अगर मैं वो बता सकता हूँ, आपको फिल्म देखनी पड़ेगी उसके लिए। उमर आप नहीं बता सकते। हाँ वो तो हम ज़ाहिर फिल्म देखेंगे तो सारी चीजें सामने आएंगी। मैं ये कौन था सबसे ज्यादा हॉरर किरदार किसने अदा किया है, ये बताएं बस। सबसे ज्यादा हॉरर किरदार मैं तो कहूँगा एक और एक्टर जो मेरे साथ नहीं है वो वजदान साहब। वजदान है, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनकी जो रोल है और जो हॉरर पार्ट, जो उनका जो फुल कैरेक्टर है वो इंटायरली उन्होंने एक हॉरर रोल प्ले किया है। एंड आई वुड से कि वजदान साहब। मगर आई थिंक मजे की बात यह है कि इस फिल्म के अंदर हमारी जो सारी लीड, चाहे वो रमीशा है, मैं हूँ, बख्तावर है, उमर है, हर किसी के अंदर कहीं ना कहीं एक हॉरर का टच जरूर आया है, जो आई थिंक बड़ी यूनिक और मजेदार चीज़ है। आई थिंक वो जो हॉरर है और एक फियर है और एक जो एक इंसानी स्ट्रगल होती है, आई थिंक वो हर किसी के अंदर ज़रूर लगी है, चाहे वो बड़ा कैरेक्टर है, छोटा कैरेक्टर, हर किसी के अंदर के जो पूरा हॉरर का सीक्वेंस है वो कहने की सब पे लग के गया। तो आई थिंक जो प्यारी प्यारी शक्लें भी आपके सामने बैठी है, जो आप फिल्म में देखेंगे शायद आप पहचान भी ना पाए। अच्छा, तो वो क्या किस तरह से, वो थोड़ा सा अगर बता दें कि मेकअप के थ्रू हुआ हुआ है वो जो ट्रांजिशन आई हुई है या? हाँ अच्छा जी, वो जो हाँ जी मेकअप है, कुछ तो हमारी फिल्म के अंदर हमारे पास एडिटिंग की वजह से आप इंटरनेशनल जैसे साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म आर्टिस्ट जिन्होंने ये आप उमर भी बोल रहे हैं और के साथ मिलके उमर इसका जवाब दे सके। जी जी अच्छा जी, वैसे मुझे और लोगों की आवाज नहीं आ रही, सो मुझे पता नहीं कि अगर मैं उनके ऊपर से बोल रहा हूँ या वो बोल रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही, पर जो मैं बताता हूँ, मेकअप भी है, VFX भी है एंड एडिटिंग भी है, एंड उन सब की वजह से जो एडिटर हैं वो क्रेग स्कोगी और जो सिनेमाटोग्राफर आइगो, उन्होंने उनका काम सब में मिलकर ना एक काफी ब्यूटीफुल हॉरर फिल्म बनाई है। अच्छा चलेंगे, जबरदस्त। थैंक यू उमर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे उमर आपका। अब हमें इसी टीम की एक और मेंबर ने ज्वाइन किया है। अच्छा जी, बख्तावर मजहर साहबा हमें ज्वाइन करेंगी जी। उससे पहले हम जरा रमीशा और अली हाशमी की तरफ चले जाते हैं जी। अच्छा, आप दोनों बताएं, आप दोनों ने अदाकारी की तरबियत कहाँ से हासिल की? तो मैंने अदाकारी की तरबियत जो है ऑन द जॉब ही सीखी थी। मैंने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था थिएटर के साथ, और थिएटर से फिर मैं चला गया टीवी की तरफ, टीवी से डिजिटल से शॉर्ट फिल्म्स, और जब मैंने शॉर्ट फिल्म करना शुरू की तब मिला ज़रार खान से। ज़रार खान जो हैं बहुत ही टैलेंटेड एक्टर थे, तो उनके साथ हमने जितनी भी शॉर्ट फिल्म्स की वो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में गई, बहुत रिकग्निशन मिला उनको। वो टिफ पे गई, बर्लिन में गई, पाम स्प्रिंग्स में गई, लोकार्नो में गई, और जो स्क्रिप्ट अब एक फुल फीचर फिल्म बनी हुई है, एक्चुअली मैं और ज़रार उस पर पिछले 6 साल से काम कर रहे थे। वो एक पहले शॉर्ट फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म से एक बड़ी
शॉट बनी है। फिर अच्छा, अब जाके हम यही सवाल रमशा की तरफ भी लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले और मेरा सारा बख्तावर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तो उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बख्तावर, मैंने सुना है आप भी कोई अदाकारी वगैरह करती रही हैं। जी थोड़ी थोड़ी, आपसे कम। क्या हाल है अवैस आपके? आप दोनों में से किसने किससे अदाकारी सीखी थी? कौन बड़ा एक्टर है, बस जिसको कहते हैं ना कौन बड़ा ड्रामेबाज है? अस्सलाम वालेकुम शिफा, आप कैसी हैं? बख्तावर इनको। वालेकुम अस्सलाम बख्तावर, लवली टू हैव यू। बताएं जी। हम ठीक है बिल्कुल जी। आपकी दोस्त जो हैं अवैस मंगलवाला और मैं, हम दोनों क्लास फेलोज रह चुके हैं और हम दोनों ने बस एक दूसरे से ही सीखा है। अच्छा, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। और अब बताएं जी कि इस फिल्म की जो कामयाबी है वो उससे आप क्या महसूस कर रही हैं? कांस जाना और ज़ाहिर है पाकिस्तान को ऐसे रिप्रेजेंट करना, और अभी हम थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि ख़ास एंगल ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान को दुनिया में दिखाने के लिए, लोग अच्छाइयाँ भी पसंद करेंगे पाकिस्तान की अगर वो देखेंगे। बिल्कुल, मेरे ख्याल में दिस इज़ अ ग्रेट मोमेंट फॉर पाकिस्तानी सिनेमा एंड पाकिस्तान इटसेल्फ। और मेरे ख्याल में कि देखिए, जहाँ हर वक्त आप आजकल बल्कि कुछ काफ़ी अरसे से सिर्फ नेगेटिव ख़बरें हम सुनते आ रहे हैं, ऐसे में ये बहुत ही एक पॉजिटिव ख़बर थी और हम सबके लिए एक बहुत खुशी, ज़ाहिर बात है हमारी टीम के लिए तो एक पर्सनल एक एक्सपीरियंस था और वी वर honored, we were humbled, we were excited, we were very happy. हेलो, हाँ बिल्कुल जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। मेरे ख्याल में कि ये हम एंटायर इवेंट, जी जी, पूरा इवेंट जो था वो बस एक शिफा, मैं आपको क्या बताऊं कि हमने बहुत कुछ सीखा, हमने बहुत कुछ एंजॉय भी किया और हमने बहुत कुछ देखा और हमें पता चला कि हम जिस तरह से काम करते, बाज़ औक़ात लगता है कि पाकिस्तान में हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमारी फ़िल्म को पजीराई मिली, जिस तरह से हमारी फ़िल्म को जगह मिली, जिस तरह से हमारी फ़िल्म को सराहा गया, अप्रिशिएट किया गया, जिस तरह से हमें बड़े नामवर लोगों ने आके कहा कि आप लोगों ने अच्छा काम किया है, उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि हम पाकिस्तान में अच्छा काम कर रहे हैं और मज़ीद और बेहतर कर सकते हैं। और लेकिन ये तारीफ़ें की भाई, बताइए ना फिर। जी सॉरी, किसने तारीफें की और कौन कौन ऐसा था जिसने पजीराई की? देखिए जी, वहाँ जो डायरेक्टर्स, फोर्टनाइट के डायरेक्टर्स थे, उनसे लेके हम जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके डायरेक्टर्स से जो आम लोग, प्रेस के लोग, अब मैं एक एक नाम क्या बताऊं, लेकिन जो हमारे साउथ एशियन डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स थे, जो स्टूडेंट्स वहाँ हमें मिले, शागिर्द, आम पब्लिक मिली जो हमें वहाँ पे, क्योंकि हम भी तो फिर दूसरी फिल्म्स के लिए लाइनों में लगे और कोशिश की कि उनके वर्ल्ड प्रीमियर्स को अटेंड करें, तो हमारे काफ़ी लोगों, हर तरह के लोगों से इंटरेक्शन हुआ। जी जी, इंटरेक्शन हुआ और मैं आपको बताऊं कि बहुत ही एक खुशगवार तजुर्बा रहा और बहुत अच्छा लगा कि हम लोग इस हैसियत में उस फेस्टिवल का हिस्सा थे, ना कि सिर्फ एक आम अटेंडीज की तरह थे, क्योंकि जहाँ भी हम लाइन में भी होते थे अगर बताते थे कि जी वी आर पार्ट ऑफ द फेस्टिवल, हम पार्टिसिपेंट्स हैं और हम यहाँ फिल्म लेके आए हैं और पाकिस्तानी फिल्म लेके आए हैं और हमारा एक वर्ल्ड प्रीमियर हुआ है, तो उसके बाद जो हमें इज़्ज़त और हमें प्यार और मोहब्बत और फिर सवाल उनके और सब जब शुरू हो जाता था, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग और बहुत अच्छा लगता था कि हम पाकिस्तान नाम के साथ हम वहाँ पे थे और हर दफ़ा कहते थे ओ पाकिस्तानी फिल्म, हम कहते थे, हम प्राउडली कहते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था। मेरे ख्याल में कि पाकिस्तानी सिनेमा के लिए, पाकिस्तानी एक्टर्स के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए ये एक बहुत खूबसूरत लम्हा था। तो अब हम इस फिल्म को पाकिस्तान में कब देख सकेंगे? इंशाल्लाह जी, बस मेरे ख्याल में कि एक दो फेस्टिवल्स हैं, शायद ये फिल्म वो फेस्टिवल एक कर लेना चाह रही है, उसके बाद क्योंकि देखिए ज़रा हालात भी तो हों एक फ़िल्म रिलीज़ करने, जैसे हमारे यहाँ तो कुछ और ही फिल्में चल रही हैं वहाँ पर, तो ज़रा उनको चल लेने दीजिए। हाँ
हालात तो जो है वो फिल्म तो रिलीज होगी, लोग जाएंगे, इतनी अच्छी फिल्म, इतनी पजीराई उसको मिली है, हम भी तो देखें ना जरा। बख्तावर साहब आप कैसी अदाकारी करती हैं? मैं कैसे अदाकारी करती हूँ मुझे नहीं पता अवैस, ये तो मेरे ख्याल में हमें आपको हमारे जो हमारे बड़े, हम जिनको कहते हैं हमारे असातिज़ा, हमारे मेंटोर्स, हमारे मेहरबान शफीक, मेरे ख्याल में हमारे जो हमें मिले हैं बहुत ही अच्छे टीचर्स, ज़िया मोहिउद्दीन साहब, राहत काज़मी साहब, खालिद अहमद साहब, डॉक्टर अनवर सज्जाद, तलत हुसैन साहब, उन सब ने हमें जो इतने सालों में पढ़ाया, हमें जो सिखाया थिएटर में, हमें जो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, हमें जो उन्होंने हौसला दिया, मेरे ख्याल में बस जो भी करते हैं अब उन्हीं की दुआओं से और उनके वो सब नजर आएगा जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। और आप जैसे दोस्त जिन्होंने सपोर्ट किया, दुआ है कि इसी तरीके से आपके लिए तो सपोर्ट हमारी हमेशा है, बिल्कुल है। नहीं, while we were studying together, we were support to each other. I remember जो कि who's making Pakistan, जी बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली ऐसा ही है। बहुत बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को, एंड वी लुक फॉरवर्ड कि ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज हो और फिर हम जाकर देखें बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप सब, मैं कहना चाहूंगी कि दोबारा हाजिर होगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कोयटा की तरफ चलते हैं। मुर्गियों की कीमत में होशरुबा इजाफा है और शाह हुसैन साहब हमारे नुमाइंदे हमें बताएंगे कि जी ये मामला क्या है। जी शाह हुसैन साहब बताइए जी। जी बिल्कुल, कोयटा में भी मुर्गी की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कीमतों में कोई ख़ास वाज़ेह कमी नहीं आई, कभी 10 रुपये ऊपर, कभी 10 रुपये नीचे आ जाता है फ़ी किलो गोश्त। और आज का रेट ये है कि आज गोश्त जो है मुर्गी का गोश्त वो 640 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि ज़िंदा ब्रायलर जो है वो 460 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। और यहाँ पे हमने बात की दुकानदारों से, उनका यही कहना है कि फ़िलहाल कीमतों में मज़ीद किसी की कमी का कोई इम्कान नहीं है। और वजह ये बताई जा रही है कि चूँकि ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात जो कि सिंध और पंजाब से जो मुर्गी आ रही है, सप्लाई हो रही है बलूचिस्तान को, उसके ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आके उनको महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से उनको भी महंगा बेचना पड़ता है। और ताम ये कि शहरियों को ये तुकवात है कि शायद पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे कम हो जाए और मुर्गी के गोश्त का जो इजाफा था वो रुक जाए और कीमतों में कमी आ जाए। मगर फ़िलहाल ऐसी कोई बात यहाँ पे नज़र नहीं आ रही और मुर्गी के गोश्त की कीमतें जो बढ़ी थी वो बरकरार है। और पिछले हमने बात की 3-4 महीने से ये सिलसिला चल आ रहा है, इसमें किसी किस्म की कोई वाज़ेह कमी नहीं आई। जैसे कि बताया कि कभी 10 रुपये ऊपर तो कभी 10 रुपये नीचे कमी आ जाती है, मगर कोई बड़ी कमी नहीं आई। जी बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदे और हमें कोयटा में मुर्गियों की जो कीमतें हैं उसके हवाले से आगाह कर रहे थे। अब ज़रा आपको पेशावर की तरफ लेकर चलते हैं और हमारे नुमाइंदे जीशान काका खेल हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ज़रा बात करते हैं कि कबायली अजला में जो स्कूलों की सूरत हाल है, जो जिसको हम बिल्कुल मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स, उनमें क्या सूरत हाल है स्कूलों की। जी अस्सलाम वालेकुम जीशान, बताइएगा। जी सुबह बखैर। इस वक्त हम ज़िला खैबर के तहसील बाड़ा में मौजूद है और यहाँ पर 1913 में कायम होने वाले स्कूल में मौजूद है। और ये इमारत 2011 में जब बदमनी थी तो इस दौरान इसको उड़ाया गया था और अब तक इसको तामीर नहीं किया गया। तकरीबन 13 साल हो गए और ये इमारत तामीर नहीं हो सकी। स्कूल की ना बाउंड्री वाल है और ना साफ़ पानी, बिजली और वाशरूम का तो ये तलबा सोच भी नहीं सकते। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी पढ़ने पढ़ाने का जो अमल है वो जारी है। ये मेन हॉल है, सिर्फ पूरे स्कूल में एक यही हॉल बाकी रह गया था, लेकिन ये भी आप देख सकते हैं कि किसी भी वक्त मुनहदम हो सकता है। और जो प्रिंसिपल है उनके मुताबिक ये इंतहाई ख़तरे में न सिर्फ वो है बल्कि ये बच्चे भी हैं और बड़ा सानिया पेश आ सकता है। इस हॉल में 4 क्लासेस को पढ़ाया जाता है, यानी 250 के करीब तलबा यहाँ पढ़ रहे हैं। इस स्कूल में
44 कमरे थे, लेकिन अब जब ये बदअमनी का शिकार हुआ ये स्कूल और इसके कमरों को गिरा दिया गया, इसके बाउंड्री वॉल को गिरा दिया गया, तो ताहाल इस स्कूल को तामीर नहीं किया जा सका। बार बार मुतल्लिका इदारों को दरख्वास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। लेकिन अब ये आलम है कि इस स्कूल को दोबारा तामीर करने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रहा। यही वजह है कि तलबा और असतिज़ा को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ज़ीशान, आपने बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल से आगाह किया है कबायली अजला के स्कूल की। और स्कूलों पर जब तक मेहनत नहीं होगी, बिल्कुल कौमें नहीं उठ सकती। मतलब ये है कि हम नस्लों पर मेहनत नहीं कर रहे, कौमें नहीं उठ सकती हैं बगैर स्कूल के, तालीम के, तरबियत के। कौमों का कोई मुस्तकबिल नहीं हो सकता। अच्छा, कल भी एक और खबर इसी तरह की आई थी, हमने जब न्यूज़ में देखी ये खबर, उसमें हमने ये देखा कि जी मुल्तान में फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट, उस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने कोशिश ये की कि वो अपने आप को जला ले, आग लगा के, जी अपने आप खुदसोजी की कोशिश की है उसने, खुदसोजी की उसने कोशिश की। अच्छा, अब मुल्तान का ये तालिब इल्म, फर्स्ट ईयर का ये स्टूडेंट, इसका नाम अशरफ। अब वजह क्या जो न्यूज़ में आ रही थी, वो आ रही थी कि जी घर वालों से यानी कि वालिदैन से उसका कोई झगड़ा हुआ और उस झगड़े के नतीजे में उसने ये काम करने की कोशिश की। अब बेसिकली ये एक जज्बाती फैसला था, और चूंकि हम इंसान की शख्सियत की बात करें तो जज्बात से गुंदी हुई शख्सियत होती है। ज़्यादातर फैसले इंसान जज्बात की बुनियाद पर करता है, और अक्ल सिर्फ उन फैसलों को जवाब फराहम कर रही होती है कि हाँ ये कर लो, इसके लिए रीजनिंग वो आपको देती रहेगी। और इसलिए किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जज्बाती तवाज़ुन और जज्बाती पुख्तगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये जज्बाती पुख्तगी, जज्बाती तवाज़ुन कैसे आएगा और किस तरीके से हमारा जो वालिदैन के साथ रिलेशनशिप है वो अगर किसी ऐसी नहज पर पहुंच जाए कि उनसे डिसएग्रीमेंट हो जाए, तो क्या ऐसा इंतहाई कदम उठाने से हम रोक सकते हैं लोगों को? तो कैसे रोकें, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर जनाब कासिम अली शाह साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया कासिम साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम आपका भी चाहेंगे टेक कि आप जब इस किस्म की खबरें सुनते हैं कि नौजवान जो मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं या जो किसी भी घराने को आगे लेकर चलने वाले उस घराने का मुस्तकबिल होते हैं, वो इस किस्म के एक्सट्रीम स्टेप्स जब उठाते हैं, आपके पास लोग अपने मसाइल भी लेके आते हैं, आपको क्या पता लगता है? जो मुशाहिदा है उसमें भी मैंने देखा है लोगों, इस तरह की सिचुएशंस को हम घरों में भी फेस करते हैं कि बच्चे जो हैं वो शदीद रिएक्ट करने लग पड़े हैं किसी भी चीज़ पे। उनका जो एक इमोशनल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया है और बच्चों ने कोई रिएक्शन कर दिया है। सुसाइड की बहुत सारी जो वजूहात हैं उसमें से एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि ये जज्बात में आके बच्चे एक बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं। मेरी एक तो सबसे पहले गुजारिश ये है कि हमें जज्बाती जहानत को और जो इमोशनल वेलनेस है उसको समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान सिर्फ जिस्म नहीं है, सिर्फ जहन नहीं है, बल्कि जज्बात एक पूरे का पूरा पैकेज है। और 27 के करीब जज्बात हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान को दिए हैं, और उनको भरपूर इस्तेमाल करना, उनकी अहमियत क्या है ये पता होना चाहिए। अब चैलेंज ये होता है कि जब भी कोई इस तरह का केस आता है तो हम उसको सिर्फ एक वाकया लेते हैं, हम एक साइड देखते हैं कि जी वालिद के साथ इख्तलाफ हुआ, वालदा के साथ इख्तलाफ हुआ। अगर आप जाके थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको पता लगेगा कि उनका एक बुनियादी रिश्ता ही ठीक नहीं था। यानी उन्होंने पैदा तो कर दिया एक बच्चा है, लेकिन जो एक कनेक्शन होता है, एक फैमिली कनेक्शन जो बंदे को मजबूती देता है, जो बंदे की शख्सियत को मजबूती देता है, वो आपको नजर नहीं आएगा। ये कॉमन है। दूसरी बात जो आपको नजर आएगी कि ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जो सुसाइड्स की तरफ जाते हैं, ये इनका पहले ही कोई नफ्सियाती तौर पे बहुत सेहतमंद नहीं होते, ये नाउमीद लोग होते हैं। इनके पास एक नाउमीदी ज़्यादा होती है और ये ज़िंदगी की मुख्तलिफ सिचुएशंस में स्टक होते हैं। इनको रास्ता नहीं मिल रहा होता, इनको गाइडेंस नहीं मिल रही होती, इनको कोचिंग नहीं मिल रही होती। तीसरी जो बहुत बड़ी एक जो वजह मैंने देखी है कि हर इंसान को कैथारसिस के लिए कोई शख्स चाहिए जिसके साथ वो बातचीत करे, जिसके साथ अपने इमोशंस को वो बयान कर सके, जिसको बता सके कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या चल रहा है, क्या बीत रहा है। ये एक बहुत बड़ा फुकदान है। चौथा फैक्टर जो है वो हम सबको ये सीख लेना चाहिए कि अपने जज्बात को भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई सीखे सिखाए हैं, पढ़े पढ़ाए हैं। खुद शनासी का एक हिस्सा अपने जज्बात को समझना भी है। हमें अपने इमोशंस को समझना चाहिए कि मेरे इस इमोशन का मतलब क्या है, और ये जो मेरी ये सिचुएशन है ये वक्ती सिचुएशन है। डैनियल गोल्डमैन जिसने सबसे ज्यादा काम किया इमोशनल इंटेलिजेंस पे, वो अपनी किताब में लिखता है कि दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पछतावे जो हुए हैं वो लॉजिकल एंड रैशनल फैसलों के नहीं हुए,
बल्कि जज्बाती फैसलों के हुए हैं, ऐसे फैसलों के हुए हैं जो जज्बात पे मबनी थे। तो इस तरह का जो केस होता है जिसमें किसी बच्चे ने अपने वालिदैन के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट और किसी चैलेंज को देखते हुए उसके बाद सुसाइड कर लिया, अगर उसको डिटेल स्टडी करें तो आपको सिचुएशन की समझ आती है कि उनका रिश्ता अच्छा नहीं था और एक इमोशनल जो एक वेलनेस है उसका कॉन्सेप्ट उस बच्चे में नहीं था, मेंटल एक हेल्थ है उसको एड्रेस नहीं किया गया, और एक जो हमारा तालीमी निज़ाम है सतही सा तालीमी निज़ाम जिसमें रट्टे नंबर डिग्रियां सब कुछ दिए जा रहे हैं, लेकिन एक वेलनेस का कॉन्सेप्ट जो है, एक जहनी सेहत का जो कॉन्सेप्ट है, एक इमोशनल बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो तालीम के निज़ाम में कहीं भी नहीं है। कोई नहीं सिखाता कि आपने जो हालात कासिम साहब, मैं जब हालात पैसिव हो जाते हैं तो आपने एक्टिव कैसे होना है उनका सामना करना। लेकिन कैसे हम ये चीज़ें सिखा सकते हैं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल होगा ना कि कौन सी चीज़ें हैं जो वालिदैन अपने बच्चों को सिखाएं या स्कूल्स सिखाएं। अच्छा, हमने अपने फ़ोन लाइंस भी ऑन कर दिए हैं, अगर कोई कॉल करना चाहे हमारे देखने वाले नाजरीन और आपसे कुछ सवाल करना चाहें तो वो भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो सिखाएं इमोशनल मैनेजमेंट में ख़ास तौर पर, और उनको सिखाने का बुनियादी तरीका क्या होगा? देखिए, अब ऐसा दो चीज़ें हैं इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी जो शख्स है वो देखे, वॉच करे कि ये मेरा इमोशन है क्या। बाज़ आपके इमोशन आपको खुद समझ आ जाते हैं और बाज़ आपके इमोशन आप रिफ्लेक्ट करते हैं अपने मुख्तलिफ तरह की नॉन वर्बल लैंग्वेज से, और बाज़ औक़ात तो आपके अपने इमोशंस आप किसी और में देखते हैं। यानी आप में एक दुख और गम होता है और आपको सामने वालों में दुख और गम, और पूरी दुनिया जो आपको गमज़दा लगती है, हालांकि आप गमगीन होते हैं। अपने इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग, और दूसरी चीज है एक्सप्रेशन, ये बता पाना, ये समझा पाना कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। क्योंकि हम बच्चों को सुनने के आदी नहीं है, ये बड़ा एक जुल्म हम करते हैं। हम सवाल को डिस्करेज करते हैं, हम एक्सप्रेशन को डिस्करेज करते हैं, हम किसी को इजाजत नहीं देते कि वो बता सके कि मेरे एहसासात क्या हैं, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, मेरे साथ क्या बीत रही है, मेरी फीलिंग कैसी है। जब हम ये इजाजत ही नहीं किसी को देते तो उसका नतीजा ये निकलता है कि कोई भी शख्स जो है वो किसी खास सिचुएशन में जाता है और वो फिर बताता नहीं है, तो वो प्रेशर कुकर बन जाता है, वो एक इमोशंस का वॉल्केनो बन जाता है, और जब वो फटता है वो बाहर की तरफ अगर उसका रिएक्शन हो तो वो किसी को डैमेज कर देता है, अपनी तरफ उसका रिएक्शन हो तो वो खुद को तकलीफ देने लग पड़ता है और सम टाइम वो सुसाइड कर लेता है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस बिल्कुल सही है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो पहली चीज हो गई कि हमें गुफ्तगू और अंडरस्टैंडिंग इमोशन और गुफ्तगू करना, एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे साथ कॉलर हैं सिंध से, बिल्कुल, रुखसाना गुल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी रुखसाना साहिबा, क्या फरमाएंगी? ये आपका प्रोग्राम चल रहा है ना, तो मुझे कासिम शाह से बात करनी थी। जी फरमाइए, सवाल कीजिए, वो सुन रहे हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। में मेरा बेटा है, उसने कुछ मूवीज वगैरह बनाई थी, अब उसने अपना चैनल भी खोला है, मगर वो बहुत परेशान रहता है। तो सर की बातें मैंने सुनी है, तो मैंने कहा सर से कुछ बातें शेयर कर लूं। आप बताइए, सवाल बताइए। ये है कि मेरे बेटे ने जुगनू मूवीज बनाई थी सर जामी की तरफ से। जी। अब सलाम किसान में भी उसने काम किया है, मगर वो आगे बढ़ नहीं रहा, कोई हेल्प नहीं हो रही उसकी। ठीक है, तो सही है। अभी बच्चा है, मोबाइलों का काम करता है, तो उसकी मैं कैसे हेल्प करूं? आप ठीक है, बिल्कुल सही है। कैरियर, होपलेसनेस रिगार्डिंग कैरियर, नंबर 1 ये सवाल हो गया। एक और कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ जी। मुझे बस एक छोटी सी बात ऐड करनी थी। मैं H8 में होती हूँ, वहाँ पे एक स्कूल में जॉब करती हूँ, और उसके बिल्कुल साथ ही एक स्कूल है, H8 में ही, नाम लूँ तो अच्छी बात नहीं है, और फिर I8 में एक स्कूल है। दोनों में O लेवल्स और FSC के एग्जाम के दौरान बच्चियों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, और जो A लेवल्स वाली बच्ची थी उसकी तो डेथ भी हो गई। अच्छा, ये इस साल अभी जो एग्जाम गुजरे हैं उसकी बात है। मुझे नहीं पता। और रीजंस क्या आपको पता चले कि थे इनके? एग्जाम के दौरान ना एग्जामिनेशन हॉल से उठकर गई हैं और उन्होंने जंप मार दी। एक बच्ची ने ऊपर 3rd फ्लोर से, एक ने 2nd से, और ऑन स्पॉट एक की डेथ हो गई। जी। क्योंकि एग्जाम, देखें, एग्जाम कैन बी ए ट्रिगर ऑल्सो ना। हमें ये भी समझना है कि एग्जाम एक ट्रिगर भी हो सकता है कोई ऐसा मतलब कैरी ऑन हो रहा हो उनके साथ कोई मसला, इमोशनली वो वल्नरेबल हो और बस एग्जाम भी ना अच्छा हुआ हो। तो इसलिए मैंने पूछा कि रीजन कोई है, कोई पर्सनल लाइफ, कोई फैमिली, कोई इस किस्म का भी कुछ आपको अगर है इल्म में तो आप बताइए, हम फिर की जो बच्ची है वो जो बच गई
उसने तो कहा कि उसकी बड़ी बहन जो है वो हमेशा से टॉपर रही है, लेकिन पेरेंट्स उससे भी जो एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं कर सकती। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उनका एग्जाम बड़ा इंपॉर्टेंट आपने इशू रेज किया। कासिम साहब, पहले मेरे ख्याल में इसी सवाल की तरफ आते हैं कि पढ़ाई का प्रेशर इतना ज़्यादा, और इंडिया में तो मैं देखता हूँ न्यूज़ वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वो प्रेशर में होते हैं स्टूडेंट्स, और बहुत सारे सुसाइड केसेस आते हैं। हमारे यहाँ पे भी अब आना शुरू हो गए। और उसका बुनियादी एक जो आर्ग्यूमेंट होता है पेरेंट्स का, वो ये होता है, या टीचर्स का भी, कि फेल हो गए तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। भाई फेलियर तो पार्ट ऑफ लाइफ है, आप फेल हो गए तो आगे बड़े बड़े लोगों ने बड़ा कुछ एस्टेब्लिश कर लिया अपने लिए, फेल होते रहे। समझाएं ये वालिदैन को सर। अच्छा देखें, हमारे हमसाया मुल्क में तो इस कॉन्सेप्ट पे बड़ी मूवीज़ बनी हुई हैं और बड़ी शानदार मूवीज़ हैं। हमारे यहाँ टीवी प्रोग्राम के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है कि हम इस पे अपनी राय दे सकें। बड़ा बेसिक लाइफ का प्रिंसिपल ये है कि आपका कोई भी एक इम्तिहान कोई हतमी इम्तिहान नहीं होता जो पूरी ज़िंदगी को ज़ीरो कर दे या आप हीरो बन जाएं। ज़िंदगी में मुख्तलिफ स्टेजेस हैं और इम्तिहान जो है और नंबर जो हैं वो सिर्फ नहीं बताते आप कितने ज़हीन हैं। दुनिया की जितनी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें जितने हीरोज हैं, गैर मामूली लोग हैं, वो ये इम्तिहान तो 200-300 साल पहले दुनिया में इस तरह के आए हैं जिनसे हम किसी के IQ को मैयर करते हैं। और हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम तो सिर्फ रट्टे को देखता है, रट्टे के अलावा किसी सलाहियत को मैयर नहीं करता। एक्सप्रेशन, राइटिंग और रट्टा, इसके अलावा किसी सलाहियत को, कितनी सलाहियतें हैं हार्वर्ड गॉर्डनर के मुताबिक 9 तरह की जहानतें हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस है। उसके बाद कितनी दुनिया में थ्योरीज आई जिनसे पता लगा कि इंसान की जहानत को, इंसान की काबिलियत को किस तरह से मैयर करना चाहिए। तो यहां पर जो मैयर किया जाता है सिर्फ रट्टा मैयर किया जाता है। ये जो सोशल प्रेशर है, वालिदैन को समझना चाहिए कि खुदा के लिए बच्चों की काबिलियत को सिर्फ नंबरों से मत मापें। आपका बच्चा जो है उसका इखलाक कैसा है, उसका रवैया कैसा है, बदलते हालात के साथ उसमें अडेप्टेबिलिटी कितनी है, वो खुद को कितना बदलता है, फिर किसी सिचुएशन को फेस कैसे करता है, कॉन्फिडेंस उसका कैसा है, ओवरऑल कंडक्ट बिहेवियर उसका कैसा है, और सबसे बड़ी बात यह कि उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, क्या दूसरों को साथ लेके चलना जानता है, क्या दूसरों को बर्दाश्त करना जानता है, क्या अपने इमोशंस पे काबू पा लेता है। ये सारी चीजें ये बताती हैं कि एक शख्स जो है वो ज़हीन है। अब ये जो कंपटीशन की फिजा है, नंबरों के कंपटीशन, मैं तो इसे डिस्करेज करता हूं जी। मैं कभी नहीं, आज तक ये मैं नहीं समझ पाया कि ये जो हमें नंबरों का कंपटीशन मिला, ये एक कमर्शलाइजेशन भी एजुकेशन में हुई। जुल्म ये हुआ कि कुछ इदारे क्योंकि उन्होंने बेचना है अपना प्रोडक्ट, एजुकेशन को एक व्यापार बना लिया, फैक्ट्री बना लिया, तो वो नंबर दिखा के इलाके भर में, पूरे टाउन में, शहर में पहली पोजीशन लेने वाला इदारा ये बेचने के लिए और अपनी ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए एक ऐसी फिजा पैदा कर देते हैं जिससे सोशल प्रेशर भी बनता है, बच्चे जहनी तौर पे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, सुसाइड्स भी करते हैं, घरों का सुकून भी खराब होता है। अब देखें ना, मेरे पास एक वालदा बच्चा लेकर आ गई जिन्होंने कहा कि जी ये देखें इसके 98% नंबर आए। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या? कहती 100% क्यों नहीं आए, यानी 2% रह गए हैं और माँ भी परेशान है और बच्चे को भी वो परेशान कर रही है। एक ये कितना बड़ा जुल्म हमारे। सोचिए उस बच्चे की क्या सूरत हाल होगी, वो सोच रहा होगा कि मैं 98 तक पहुंच गया हूं और मेरे वालिदैन उस पर भी राजी नहीं हो रहे। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, आप सारी दुनिया में ज़ाहिर लेक्चर्स देते हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं, जानते हैं, मानते हैं, किताबें आपने हजारों पढ़ी हुई हैं, अपना तजर्बा बयान करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप बताना चाहिएगा तो बताएं, आपके कितने नंबर आते थे? कोई आपको बहुत टॉप स्टूडेंट थे? मैं आपको बताऊं वैस भाई, मुझे कभी ये बताते शर्म नहीं आती। मैं 8th क्लास तक, मेरी ये वीडियोस में क्योंकि स्टोरी है तो ये कोई ऐसी मुझे बताने में बिल्कुल शर्म नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से पास होता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। नाज़रीन, रहते हैं वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। जो बात हम कर रहे थे वो कंटिन्यू करेंगे जी। हमने कैसे अपनी जिंदगी को, ये जिंदगी में प्रेशर हैंडल करना सीखना है। तो जो कॉलर थे हमारे साथ उनको भी हम ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने सवाल पूछा था कासिम अली शाह साहब से, वो भी यही बता रहे थे कि भाई आई वाज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, या जो कहते हैं ना कि आप ब्राइटेस्ट टॉपर तो क्लास में एक ही होगा,
हाँ, बाकी 40 बच्चों की क्लास नाकारा तो नहीं बैठे ना वो 40 लोग, मतलब उन्होंने जिंदगी में कुछ करना है, हर एक के लिए रास्ते बनते हैं। हाँ ठीक है, एक बच्चे का बिल्कुल कोई एप्टीट्यूड नहीं है, अब पेरेंट्स हैं उसको किसी तरह से लेके आए, बच्चों की काउंसलिंग होती है, बजाय इसके कि आपको तरीका नहीं आता और आप उस पर डंडा सोटा उठा लें, आप उस पर बहुत ज्यादा या तशद्दुद या कोई गुस्सा या बहुत ही उसको ऑस्ट्रेसाइज कर दें घर से कि उसको खाने के लिए भी नहीं बुला रहे, उसको खाना भी नहीं दे रहे, तो उससे बेहतर है कि आप उसकी फिर काउंसलिंग करा लें अगर बहुत मामलात ख़राब हैं बच्चे की तालीम के या कोई इस किस्म का। लेकिन 40 की क्लास में 40 बच्चे जो टॉपर नहीं होते वो सारी ज़िंदगी में नाकाम भी नहीं होते, उनमें से बहुत सारे बड़े बड़े ओहदों पर फायज होते हैं, बहुत कुछ वो कर लेते हैं ज़िंदगी में। टॉपर हमेशा एक ही रहता है, टॉपर एक और ही वो एक ही रहेगा, बिल्कुल, और वो एक ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें, वो टॉपर जो है वो एक ही रहेगा। अपने बच्चों को अगर आपने उस दौड़ में लगा दिया है कि तुमने टॉपर ही बनना है, फिर तो वरना तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है, तो बस फिर वो जो बच्चे हैं वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। उवैस साहब है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब। वालेकुम सलाम जी। उवैस साहब फरमाइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने इंटर कर लिया, इंटर प्री मेडिकल जी। क्या बात है? और मेरा जो है मैं चाहता हूँ एंकर बनना है एक दिल से। अच्छा अच्छा, मुझे लगा फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रही इसके लिए। तो आपका क्या ख्याल है? मुझे सपोर्ट मिली हुई थी फैमिली की तरफ से। नहीं वो नहीं, और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके अलावा मैं कौन सा प्रोफेशन चूज करूँ। उसका तरीका बहुत आसान है, बहुत सिंपल है मेरे दोस्त। आप क्या कह रही हैं? हाँ, एंकर बनने के लिए आपको किसी डिग्री की मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत है। सबसे पहली बात, हमारे यहाँ टीवी पर बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हैं, बड़े ज़बरदस्त तज्ज़िये देते हैं, बड़ी ज़बरदस्त उनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज़ पे डिपेंड करता है मेरे दोस्त। और बुनियादी तौर पर आपको बेसिकली करना क्या है वो मशवरा दे देते हैं कि भाई प्रैक्टिकल काम क्या करें। आपने करना ये है कि अपनी तालीम को कंटिन्यू रखें, वालिदैन को भी खुश करना हमारी जिम्मेदारी है, की तरफ आए जरा पहले, और सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया पर अपने आप को एस्टैब्लिश करना आजकल बहुत आसान हो गया। अपना चैनल बनाएं, उसके ऊपर काम करना शुरू करें, उसके अंदर अपने आप को एज एन एंकर एस्टैब्लिश करें, और फिर उसके बाद जब आप वहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाएंगे तो फिर आपको मुख्तलिफ चैनल्स और मुख्तलिफ जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो खुद ही बुलाएंगे आपको कि सर आप तो बड़ा अच्छा काम करें। किताबें पढ़ें, अखबार पढ़ें, लिखना शुरू करें, मुख्तलिफ अखबारों में लिखें, आप नोटिसेबल होना पहले शुरू होगा आपका, उसके बाद आपको लोग नोटिस करेंगे, फिर उसके बाद आप एंकरी की तरफ आएंगे या जो भी आपका एज कमेंटेटर आप अपने आप को अपना नाम बनाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए तालीम जारी रखनी है किसी एक फील्ड। मैंने इसलिए कहा कि एंकर बनने के लिए कोई खास ऐसी चीज़ ज़रूरी नहीं है, बहुत डॉक्टर्स बैठे हैं, इंजीनियर्स बैठे हैं, बड़े ज़बरदस्त एंकर हैं। एंकर होने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ इश्यूज, और थोड़ा शौक होना चाहिए कि आपके जो ऑड आवर्स हैं अच्छा खासा होना, पैशन होना चाहिए, क्योंकि ऑड आवर्स है भाई। हमने कोविड में छुट्टी नहीं की, आप अंदाजा लगाएं, जहां दुनिया बंद हो गई, एंकर, न्यूज़ रिपोर्टर, कैमरामैन, जितने न्यूज़ चैनल्स थे वो सब पूरे कोविड में आते रहे। देयर वाज नो सिंगल डे ऑफ फॉर देम। बिल्कुल ऐसा ही है, ये काम ऐसा ही है जो 9 to 5 वाला काम नहीं है, 24 घंटे वाला काम है, और इसमें पैशनेट ही अगर आप हों तो ही ये काम कर सकते हैं। आज की इस बात पर अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं नाजरीन, और आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे